सुने कि कोरोना की जब बात आई, तो जब अखबार भी आए, टीवी वाले भी आए और एक आम आदमी भी आया आगे उभर के, तो एक शब्द आया, वो था इम्यूनिटी पावर। कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, उसकी कोई बीमारी नहीं आएगी उसके पास। तो ये इम्यूनिटी पावर है क्या? ये इम्यूनिटी पावर है रोग से लड़ने की क्षमता। अब रोग से लड़ने की क्षमता जिसकी ज्यादा होगी, आप ये समझिएगा कि उसकी इम्यूनिटी पावर जिसकी भी अच्छी होगी, उसे कोई रोग नहीं होगा। तो कोरोना तो बहुत बात की बात है, कोरोना तो कल की बीमारी है, तो ये तो होगी ही नहीं। ऐसी और भी बीमारियां नहीं होंगी। अब मैं बता दूं, एक शब्द है सूचना, कि बार बार आपको सूचना मिल रही है, तो ये सूचना हमारे दिमाग के अंदर फोबिया पैदा कर रही है, डर पैदा कर रही है। और इम्यूनिटी को खराब करने में, नष्ट करने में, लॉस करने में इम्यूनिटी लॉस पहले नंबर पर डिजीज से होती है, कि आदमी बीमार है तो भी इम्यूनिटी कम होती है, विभिन्न तरीके से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। लेकिन इसी चीज में सेकंड नंबर पर फोबिया है। अगर किसी आदमी को फोबिया है, डर है, तो उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ही लॉस होना शुरू हो जाती है। उसे ऑटोमेटिकली ऐसा लगने लगता है कि वो शायद कोई बीमार है। तो कुल मिला के सारा का सारा जो है वो गेम एजुकेशन बेस्ड है। यानी कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप क्यों बीमार हो रहे हैं और क्यों बीमार नहीं होंगे। अगर इसका भेद आपको पता चल गया, तो आप आराम से इन बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। तो मैं एक अक्सर बात करता हूं अपनी वर्कशॉप में, जितनी वर्कशॉप में बड़ी करता हूं, तो मैं कहता हूं मित्रों, या तो आप भाग्यशाली हैं, खुश नसीब हैं, या फिर आप रोगी हैं। क्योंकि कोई आदमी अगर 5 साल से बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, बहुत बीमार है, तो हम यही तो कहते हैं पता नहीं कब कब के पाप इसके सामने आ रहे हैं। या कोई आदमी अगर हॉस्पिटल से ठीक होकर लौट आए, तो उसे कहते हैं ये बड़ा भाग्यशाली है भाई। या कोई कम पैसे खर्च करके वापस लौट आए, तो कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है, इसकी तो हार्ट की प्रॉब्लम 5,000 10,000 में ठीक हो गई, और XYZ आदमी की तो 50,000 में ठीक हो गई थी। तो इस तरीके से या तो आप भाग्यशाली हैं, आप रोगी हैं। तो मैं कहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं, रोगी होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुने बस केवल। डिजीज के बारे में मैं बताऊं कि डिजीज एक पेड़ है, जो किसी ना किसी ऐसे बीज से पैदा होता है, कि जो आपको, अगर आज कोई भी बीमारी है, चाहे वो छोटी बीमारी है, चाहे वो सर दर्द है, चाहे वो पैर का दर्द है, और या आपका सांस फूल रहा है, या आपका जॉइंट पेन है, कोई भी अगर आज की बीमारी है, तो आने वाले समय में वो पेड़ जरूर बनेगी। यानी कि वो बीमारी बड़ी जरूर होगी। तो हर बीमारी के फ्यूचर में ज्यादा बीमारियां होती हैं। जिन लोगों को कभी छोटी सी बीमारी डायबिटीज रही होगी, बाद में उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, बीपी उनका बढ़ना शुरू हो गया, हार्ट की अदर्स प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है। इस तरीके से हर बीमारी का फ्यूचर बड़ा खतरनाक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम बीमार ही ना हो। तो हम केवल उस ऑप्शन पे काम करेंगे कि हम बीमार नहीं, कि आपकी कोई भी बीमारी आप करंट वाली बीमारियों को धीरे धीरे अपन से हटा दें। हाँ, बीमा के पीछे एक लॉजिक तो मुझे ये नजर आता है, जैसे एक हाथी होते हैं, बच्चे को, छोटे को जब आदमी अपने कंट्रोल में करना चाहता है, उस शक्ति और एक छोटा सा रस्सा बांध देता है, और वो रस्सा बहुत मजबूत होता है, और हाथी का उसे तोड़ने की होता है, और तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो पाता। लेकिन जब ये हाथी बड़ा हो जाता है और रस्सा उतना ही रहे, तो भी ये हाथी उसे नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही इसमें झटका मारता है ये, वैसे ही उसके दिमाग के पास सूचना आती है कि नहीं, ये तुझसे नहीं टूटेगा। वही शरीर के साथ भी है, कि बचपन में हमें डॉक्टर के पास ले जाया गया, बार डॉक्टर को देख रहे हैं, आते जाते डॉक्टर्स को देख रहे हैं, आते जाते नर्सिंग होम को देख रहे हैं, तो हम दिमाग बैठ गया है कि सारी बीमार है, मैं कैसे बच सकता हूँ। कभी कभी हमने लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, अरे आप इतने बड़े लोग होते, इतनी बड़ी आपकी ताकत होती, तो जाओ समाज को ठीक कर दो। तो हम ये कहते हैं कि बीमारी भी आपका चुनाव है, और ठीक होना भी आपका ही चुनाव है। और आपके चुनाव में हम डायरेक्ट इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? जब तक आप हमारे पास नहीं आओगे, हमसे नहीं मिलोगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई आप ठीक हो जाओगे या बीमार रहोगे? पर मैं ये कहता हूं कि बीमारी आप ही का चुनाव है, यानी कि उसी व्यक्ति का चुनाव है। वो चाहे तो बीमार रह भी सकता है, और वो चाहे तो बीमारी से
दूर भी जा सकता है। अगर दिमाग के अंदर ये बात बस गई है कि हम बीमार होंगे ही होंगे, बुढ़ापा आ रहा है, कोई एज ज्यादा हो रही है, वातावरण खराब है, प्रदूषण है, खाने के अंदर खाद के रूप में जहर डाला जा रहा है, फलों के ऊपर दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हमने पावर ऑफ बिलीफ के रूप में इकट्ठी की हुई है कि भाई खाने के अंदर खाद है तो हम बीमार होंगे ही होंगे, तो फिर आप बीमार हो जाते हैं, तो आप ही की तो इच्छा पूरी हुई। भाई आप सोचते थे कि ऐसा होगा और आप ऐसा हो गया। तो इस पावर ऑफ बिलीफ को तोड़ने के लिए मैं आपके पास कुछ समय के लिए रहूंगा और चाहूंगा कि इस पावर ऑफ बिलीफ को तोड़ दें आप। बीमार होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं उसी पावर ऑफ बिलीफ को तोड़कर बाहर आया हूं। मैं भी बीमार था और मैं ठीक हुआ और मैं अब कोई दवा प्रयोग नहीं करता। तो ये बहुत आसान है और उसी आसानी के साथ हम लोग यहाँ पर इन बातों को जानने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, और मैं हूं आपको इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज आपके सामने। मैं बता दूं कि जो मनुष्य जो है, वो ह्यूमन जो है, वो दो तरह की चीजों से बना हुआ है। जो कुल मिला के मनुष्य का व्यक्तित्व है, उसमें एक शरीर होता है और एक दिमाग होता है। हालांकि शरीर के अंदर ही दिमाग होता है, बट जो माइंड का मतलब ये है कि एक्चुअली बॉडी का जो पार्ट है उसका नाम तो ब्रेन है। तो ब्रेन का एनर्जेटिक एक्शन माइंड है, यानी कि जो वर्क करता है ब्रेन, वो माइंड के थ्रू करता है, या कहिएगा कि उसका ऊर्जावान स्वरूप जो है वो माइंड है। तो कोई भी बॉडी को अगर हम हार्डवेयर मान लें, तो माइंड उसका सॉफ्टवेयर है। यानी कि हर बॉडी को कंट्रोल करने के लिए माइंड होता है। और दूसरी बात यह है कि हर बॉडी का अपना डिफरेंट नेचर होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दो भाई हों और दोनों भाई हमेशा साथ रहे हो तो दोनों को सेम बीमारी हो सकता है दोनों की बीमारी अलग अलग हो, एक को डायबिटीज हो, एक को बुखार रहता हो, एक को हो सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो, और दूसरे को हो सकता है कि सिर से संबंधित प्रॉब्लम हो, उसे नजला खांसी जुकाम हो सकता है। क्योंकि कुदरत ने हमें बिल्कुल डिफरेंट नेचर से उतारा है। और हर एक बॉडी का संविधान भी अलग है, कानून भी अलग है। यही कारण है कि कभी कभी हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, अरे पिछले साल तो मेरे फूफा जी मुझे मिले ही थे शादी में, जब तो कोई बात ही नहीं थी बीमारी की, आज ही अचानक क्या हो गया। यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शरीर के अंदर क्या है, ये हम लोग बाहर से नहीं पहचान सकते। व्यक्ति अपने आप को खुद जान सकता है। यानी कि माइंड के थ्रू आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं कि आपकी बॉडी क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी अभ्यास करें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको भविष्य में क्या क्या बीमारी होने की संभावना है, और वो बीमारी आपको कब होगी। आप चाहें तो अपनी बॉडी से बात करना सीख लें तो आप इतना सब कुछ भी जान सकते हैं, और ये बहुत आसान है। असली बात तो ये है, बस सारा का सारा गेम प्रॉपर एजुकेशन का है। और वो एजुकेशन कौन सी है? वो एक डिफरेंट तरह की एजुकेशन है जिसे हम यूज करते हैं। तो मैं उसी एजुकेशन का सहारा लेते हुए आज आपके कुछ सवालों का जवाब दूंगा। उसमें पहला सवाल तो ये है कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं और दवाएं उस बीमारी पर किस प्रकार असर करती हैं। तो इन दो सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा। तो मनुष्य जो है वो भोजन करता है, कुल मिलाकर जो है क्या है कि हर एक आदमी भोजन करता है। और उस भोजन में होता क्या है, वो बस अगर हम पता कर लें तो हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिएगा, इस भोजन के अंदर होता है एक पार्ट ऐसा जो हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है, हमें चलने फिरने लायक बनाता है, हमें जीवन में काम करने के लिए ऊर्जा देता है। उस पार्ट का नाम है, तीन भाग हो सकते हैं उसके, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। ये तीन पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसके कुछ अनिवार्य पार्ट और भी हैं। उसमें एक पार्ट है विटामिन, दूसरा पार्ट है खनिज लवण, और तीसरा पार्ट है फाइबर, और एक पार्ट है पानी। अगर कुछ लोग इसके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी रखते हैं तो मैं बता दूं कि फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट होता है, बट ये फाइबर पचता नहीं है, ये सफाई के काम में आता है। तो कुल मिलाकर भोजन इन सात चीजों का मिश्रण है। अब वो कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, ये एक दूसरा विषय है। बट कुल मिला के भोजन के अंदर चाहे आप पिज्जा खाइएगा और चाहे आप सलाद खाइएगा, तब भी यही पार्ट मिलेंगे। चाहे आप दाल रोटी खाओ तब भी यही पार्ट मिलेंगे, और चाहे आप आइसक्रीम खाओ तब भी यही पार्ट मिलेंगे आपको। यानी कि हर भोजन में कुल मिला के यही
डिवाइडेशन संभव है। अब इसमें क्या है कि अगर कोई अच्छा पार्ट आप खा रहे हैं, ऐसा भोजन खा रहे हैं जो बहुत बढ़िया है, तो उसमें न्यूट्रिएंट अगर ज्यादा है तो वो शरीर का निर्माण करेगा आपको, जहां जहां जैसी जैसी ऊर्जा की आवश्यकता है वो वैसी वैसी चीजें आपको प्रोवाइड कराएगा। और बाकी भाग जो है वो वेस्ट हो जाएगा, अनयूज्ड रह जाएगा, जिसे हम शरीर के द्वारा तैयार किया गया मल, कूड़ा, कचरा, इस तरह के शब्दों का नाम दे सकते हैं। तो यानी कि इस भोजन जो हम करते हैं उसका एक पार्ट शरीर का निर्माण करेगा और दूसरा पार्ट जो है वो वेस्ट रूप से शरीर से बाहर निकल जाता है। इस स्ट्रक्चर को एक बार आप गौर से देखिएगा कि अगर आप ढंग से इन सब चीजों का यूज करेंगे, समझकर करेंगे, तो शरीर का निर्माण होगा और वेस्ट आराम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि जैसे ही यहां पर आप भोजन खाते हैं मुंह से, और पेट के अंदर जो भोजन जाता है वो प्रॉपर रूप से बाहर नहीं निकल पाता, और वो बाहर निकलने का तरीका अलग अलग है, और वो शरीर के अंदर स्टोर रह जाता है और वो विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है। यानी कि शरीर के अंदर जो शुगर प्रॉपर रूप से यूज होनी थी और उसके बाद जो बाहर निकलनी थी वो प्रॉपर रूप से बाहर नहीं निकल पाती, तो वो वहीं की वहीं शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो है वो रह जाती है, या स्किन के अंदर चली जाती है। वो बहुत सारे तरीके से जाती है, वो एक लंबा विषय है, बट तो उसी बीमारी को हम डायबिटीज कहते हैं। अगर जो कोलेस्ट्रॉल जो शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए था, अगर वो नहीं निकलता और हृदय रोग बना देता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं हमारी आर्टरीज के अंदर जमा हो जाता है, वही फिर ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। दम्मा भी उसी चीज का नाम है। जब चेस्ट के ऊपर, हमारी छाती के ऊपर मलगम जम जाता है और विभिन्न तरह के अदर्स भी कूड़ा करकट जम जाता है, तो दम्मा का रूप ले जाता है। चमड़ी के रोग में भी ये होता है कि शुगर और अन्य चीजें जो है वो हमारी स्किन के नीचे जमा हो जाती हैं और स्किन रोग हो जाते हैं। हमारे पास पथरी भी वही है, जो कूड़ा करकट कट हमारा कभी कभी गॉल ब्लैडर के अंदर और कभी कभी पैनक्रियाज के अंदर, कभी कभी किडनी के अंदर जो है वो स्टोन बनाता है। बदहजमी भी वही बात है, तेजाब भी हुआ था। इस तरीके से हम विभिन्न बीमारियों को जन्म देते हैं। और ये सारी बीमारियां एकमात्र मैं बता दूं, कई तरीके से बीमारियां पैदा होती है, लेकिन ये सारी की सारी बीमारियां जो ऊपर लिखी हुई हैं वो एसिडिक फूड से होती हैं। अगर आप जरा सा इस फूड को चेंज कर दें तो ये बीमारियां नहीं होने की। अब लोगों को लगता है इतना बड़ा हृदय रोग और इतना साधारण सी बात, हमेशा ही हमेशा साधारण बात ही होती है। पर वो साधारण बात को हम समझेंगे कैसे होती है वो। तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपने खाया कुछ तो डाइजेस्ट हो गया, तो उसने पोषक तत्वों के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा दी और हमारा, लेकिन जो बाकी भाग बच गया उसमें क्या हुआ कि वो बाहर निकलना चाहता है। और बाहर निकालने के लिए कुदरत ने चार रास्ते दिए हैं हमें। एक तो दिया है किडनी के थ्रू, पेशाब के रूप में जो है वो कूड़ा कचरा बाहर निकलता है, और इंटेस्टाइन के थ्रू पाखाने के रूप में बाहर निकलता है, और स्किन के थ्रू पसीने के रूप में बाहर निकलता है, और लंग्स के थ्रू श्वास लेने में बाहर निकलता है। तो जैसे लंग्स के हाथ द्वारा आप जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैं बता दूं, वो जहर होता है। अगर आदमी को, आप किसी व्यक्ति को किसी कमरे में बंद कर दीजिएगा और बस केवल उसमें कोई नई ताजी ऑक्सीजन अंदर ना जा पाए, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति सारी ऑक्सीजन अपने श्वास के अंदर ले लेगा और जो बाहर निकालेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब एक समय ऐसा आएगा, अगर वो कमरा बिल्कुल बंद है और उस कमरे के अंदर नई ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, तो बाहर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ही रह जाएगी और एक तरीके से वो कमरा जहरीला हो जाएगा और वह व्यक्ति अपनी श्वास के द्वारा ही दम घुटने के कारण मर जाएगा। दम घुटने का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में, ऑक्सीजन के ना होने पर श्वास का प्रॉपर रूप से ना आना। यानी कि खराब हवा भी आदमी को मार सकती है अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर को मारती है तो शरीर से बाहर निकाल रहा है फेफड़ाओं से, लंग्स। तो एक तरीके से शरीर चार तरीके से उसने अपनी व्यवस्थाएं की उस कूड़े को बाहर निकालने की। कूड़े के नाम अलग अलग हैं, कहीं उसका नाम पेशाब है, कहीं पाखाना है, कहीं पसीना है, कहीं श्वास है, ठीक है, लेकिन है वो सब कूड़ा करकट। अब यहां से वो गेम शुरू होता है कि हम बीमार क्यों होते हैं। अगर इस कूड़े को निकालने के लिए प्रकृति ने, कुदरत ने, शरीर ने जो रास्ते बनाए थे वो
रास्ते सफल ना हो, यानी कि ये कूड़ा बाहर ना निकले, तो ये कूड़ा शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये कूड़ा क्या हो गया, स्टोर इन बॉडी, शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ये जमता जमता एक डस्टबिन के तरीके से कहीं ना कहीं अपने शरीर को ही डस्टबिन बना लेता है, विभिन्न जगह जमा होना शुरू हो जाता है। यही बीमारी का कारण है। इस कूड़े का जमा होना ही बीमारी का कारण है, और कोई कारण नहीं होता, केवल और केवल शरीर के अंदर इस तरीके से ये जमना ही बीमारी का कारण है, इस कूड़े का। तो देखिएगा कि अगर किडनी प्रॉपर रूप से उस मल को बाहर नहीं निकाल पा रही है, ये अनम्यूट कर लो, किसकी आवाज आ रही है। तो जब किडनी बाहर नहीं निकाल पाती, तो उस कंडीशन में आदमी के पेशाब के अंदर विभिन्न तरह की प्रॉब्लम्स होती है। कभी जलन पैदा होती है, कभी उसका कलर बदल जाता है, कभी पेशाब कम आता है, कभी ज्यादा आता है। ये किडनी की प्रॉब्लम है। यानी कि अगर वो कूड़ा करकट अंग बाहर प्रॉपर रूप से नहीं निकाल पा रहा है, तो इसका मतलब वहां पर समस्या पैदा शुरू हो गई, यानी कि वो कूड़ा वहीं पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। अगर किसी आदमी का पेट साफ नहीं हो पा रहा है, इंटेस्टाइन उस कूड़े को, जिसे हम मल कहते हैं, बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उस कंडीशन में वो मल वहीं पर जो है जमना शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर रह जाता है। तो आदमी को पता चल जाता है उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसे आंतों से संबंधित होने वाली प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ब्लड से संबंधित होने वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और वैसे तो एक जो सत्य है वो है कि पेट जो है वो बीमारियों की माँ है। तो पेट का मतलब वो आंतों से ही है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा गहराई में जाकर पढ़ेंगे, ये लंबा विषय होता है बाद में, कि जब हम कोई लंबी वर्कशॉप लेते हैं तो वहां तो हर स्टेप को हम क्लियर करते हैं कि आंतें किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आपका ब्लड बनता है, ब्लड के बाद क्या होता है। तो वो आयुर्वेद का एक शानदार सिद्धांत है कि आंतें जिस रस को बनाती है उससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस मेद, इस तरीके से जो है कि स्टेप्स हैं इसके ये। लेकिन अगर आंतें ही खराब होंगी तो आदमी के अंदर ऊर्जा ही नहीं आ पाएगी। ऊर्जा नहीं आने का मतलब यह है कि उसके अंदर जितना भी चीजें तैयार हो रही थी, ताकत पैदा हो रही थी, वो डिलीवरी नहीं हो पा रही है शरीर को। तो शरीर को जब ऊर्जा ही उत्पन्न जो हुई है वो नहीं मिलेगी, तो सारा शरीर निष्क्रिय रहेगा। तो जिसका पेट खराब उसकी दुनिया खराब, और जिसकी दुनिया खराब, अब दुनिया में कुछ भी होता रहे। जैसे अगर आपके शरीर में भूख नहीं पैदा हो पा रही है, तो सामने कितना भी अच्छा पकवान रखा रहे, फिर क्या महत्व है, कोई भी महत्व नहीं उसका। हो रहा आपके शरीर में अगर भूख है, तो फिर सूखी रोटियां भी जो है वो पकवान बन जाती हैं। इसीलिए एक एवरेज ये कहता है कि आदमी को लगभग लगभग 65% से ज्यादा लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स है, विभिन्न तरह की। किसी को सोराइसिस के रूप में है कि सिर के अंदर जो है विभिन्न तरह के चकते पड़ते हैं, किसी को दाग धब्बे हैं, किसी के जो है वो शरीर के अंदर ब्लैक स्पॉट होते हैं, किसी की बगलें काली होती हैं, किसी की गर्दन काली होती है, किसी को मुंह से ज्यादा निकलते हैं, अनेक तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और लोगों को फोड़े फुंसी निकलते हैं, खुजली हो जाती है, ये सब स्किन की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम असली बात तो इतना आसान है ठीक होना कि मतलब यकीन नहीं किया जा सकता उन बातों पर। इसी तरीके से सांस की बात है कि अगर आपको प्रॉपर रूप से तेजी से बढ़िया से गहरे श्वास आ रहे हैं, तो आदि समस्याओं का समाधान हो जाता है, कि श्वास के द्वारा जो है ब्लड को ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ये अगर प्रॉपर रूप से साफ नहीं हो पा रहे हैं पार्ट्स के द्वारा, पेशाब के द्वारा, पखाने के द्वारा, पसीने के द्वारा, श्वास के द्वारा, तो ये ही कूड़ा करकट शरीर के अंदर जमा हो जाता है, और यही बीमारी का कारण है। तो अब आपको समझ आ रही बात आ रही होगी कि हम बीमार क्यों हो जाते हैं। हम बीमार केवल और केवल तब होते हैं जब शरीर इस मल को बाहर नहीं निकाल पाता, तो यही बीमारी का कारण है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए, जब शरीर इस फैट को बाहर नहीं निकाल पाता, तो ये फैट स्किन के नीचे जमा हो जाता है। अब देखिएगा कि अगर आपको बीमारी लग रही है तो बहुत बढ़िया, और अगर आप मजा भी ले सकते हैं कि भाई तो खाता पीता आदमी होगा जब पेट ज्यादा बड़ा है। अब ये तो उसका दर्द तो वही व्यक्ति जानता है कि इससे क्या क्या समस्याएं हैं, कि आंतों पर किस तरीके से प्रेशर पड़ता है इस भारी पेट का, कि आपकी डाइजेशन पावर प्रॉपर होना ही मुश्किल है, क्योंकि आंतों के ऊपर इस वजन का इतना बड़ा भारी प्रेशर रहता है। देखिएगा किस तरीके से आंतों के अंदर ये मल चिपका रहता है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं
कि बिल्कुल साफ सुथरी आंतें हैं और एक तरफ ये मल जमा हुआ है। तो इस तरीके से ये मल आंतों के ऊपर जम जाता है। ये मल आंतों के अंदर भी जम जाता है। देखिएगा कि एक स्किन दिखाई गई है कि जो ऊपर जमी हुई है पेट के, और एक आंतों के बीच में भी देखिएगा। तो ये विभिन्न तरह के मल जो है हमारे शरीर में जम जाते हैं। ऊपर देखिएगा नॉर्मल लीवर है जो बिल्कुल एक सुंदर रचना है, नीचे दाग धब्बे सहित दिखाया गया है फैटी लीवर। अभी बताया जा रहा है कि आने वाले समय की एक शानदार बीमारी रहेगी फैटी लीवर, यानी कि हर आदमी को ये लगभग लगभग होगा। बट मैं समझता हूं कि अगर हमारे साथ लोग जुड़े रहें और हमारी बातों को थोड़ा सा भी ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% ध्यान दें और हमारे से अलावा कोई बात ही ना करें, तो आप देखेंगे कि ये समस्याएं बहुत नॉर्मल हैं। अब ये आश्चर्य का विषय तो है ही कि इतना बड़ा मेडिकल साइंस, इतने सारे हॉस्पिटल भी ये कहने को तैयार नहीं कि लीवर की समस्याएं तो बड़ी भारी हैं, लोगों के घर बिक गए। लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत आसान है। अब आसान मैं कह रहा हूं तो जरा सा करके देख लो बस, इसमें कोई इतनी बड़ी विज्ञान भी नहीं है कि भाई जरा सा करके देख लो, फायदा लगता है तो बहुत बढ़िया। अच्छा, फायदा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि चीजें हैं ही इतनी प्रैक्टिकल। वो कुछ और देखते हैं कि किस तरह के जो है वो मल जो है, मल का मतलब है कूड़ा कचरा। तो ये देखिएगा कि जॉइंट के बीच में जो अभी बता रही थी वो जो अभी जो थी हमारे सामने पार्टिसिपेंट हमारी, वो कह रही थी कि पैरों में दर्द रहता है तो यूरिक एसिड उसका कारण है सीधा सीधा। तो ये क्या है कि हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। ठीक है। अब ये बाद में हाथों में भी आ सकता है, पैरों में भी आ सकता है, कमर की हड्डियों के बीच में आ सकता है, घुटनों की हड्डियों के बीच में आ सकता है, जहां भी आ जाएगा वहीं ये पेन करेगा। तो ये कूड़ा जमा हो रहा है, विभिन्न तरह का कूड़ा विभिन्न पार्ट्स में जमा हो रहा है, तो उस कंडीशन में बीमार करेगा ही करेगा। अगर यही कूड़ा रक्त की वाहिकाओं के रूप में, आर्टरीज के रूप में, जो हमारी विभिन्न तरह की रक्त को ले जाने वाली वाहिकाएं हैं, नलियां हैं, कोशिकाएं, मतलब कोश हैं, रक्त कोश हैं, तो उनमें जो है अगर जम जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इसी बाद में आप क्या लेंगे, ब्लॉकेज हो गया ये। अगर ये ब्लॉकेज इस रक्त के प्रवाह को रोकेगा तो ये कूड़ा ही तो जमा हुआ है जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है। अब ये कूड़ा जमा हुआ तो आपको हृदय की समस्या आनी शुरू हो गई। यानी कहीं ना कहीं कूड़े के नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट है ये कूड़ा ही। अब ये देखिए कि स्किन के अंदर की प्रॉब्लम दिखाई देगी, स्किन कितनी खराब हो रही है, ये भद्दी स्किन, इसके अंदर खुजली बहुत होती है। ये देखिएगा कि चेहरे के ऊपर विभिन्न तरह के दाग से हो जाते हैं, अनेक तरह की बीमारियां हैं। ये एक भयंकर रोग है जो डायबिटीज वालों को होता है बाद में, कि ये स्किन डिसऑर्डर ही है एक तरह का, या कहिएगा कि जो हमारा शरीर गलना शुरू हो जाता है जिसे गैंग्रीन कहते हैं। अब ये सब इतना सब कुछ लगता है कि ये इतनी भारी समस्याएं हैं तो इनका समाधान भी मुश्किल होगा। नहीं, समाधान बहुत आसान है। क्योंकि प्राकृतिक जीवन शैली ये कहती है कि इन बीमारियों को बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये इनका ठीक होना बहुत आसान है। अब ये देखिएगा कि पेनक्रियाटिक कैंसर के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्राउन ब्राउन से जो दाग हैं, ये क्या है, ये स्टोन टाइप है। तो ये स्टोन जो है पेनक्रियाटिक कैंसर को जन्म देते हैं। अब ये जन्म देते हैं तो इसके इंडिकेशन आपको बहुत पहले पता चल गए होंगे कभी, लेकिन हमें यकीन नहीं आता कि हमें पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। और अभी तो समस्या है कि पेनक्रियाटिक कैंसर का हमारे पास इलाज भी नहीं है। तो दूसरी तरफ एक आंख दिखाई गई है, और इस आंख को गौर से देखिएगा, इसमें क्या है कि येलोपन है, पीलापन है। और ये पीलापन जिसे हम बाद में पीलिया भी कहते हैं, देखिएगा ये पीलापन, ये पहली निशानी है पेनक्रियाटिक कैंसर की। कि अगर पीलापन आंखों के अंदर आया है तो पैनक्रियाज के अंदर कैंसर ने जन्म ले लिया। अब वो कब विस्फोट होगा, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, वो दूसरी बात है। तो हमें इन चीजों को यहीं से संभल जाना था। शरीर ने तो हमें बहुत सारे इशारे किए थे, पर लेकिन हमने ही शरीर की भाषा नहीं समझी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस भाषा को सीखें, जैसे ही शरीर आपको कहे वैसे ही आप सजग हो जाएं और उस समस्या का समाधान कर दें। तो देखिएगा कि शरीर के अंदर जो मल कूड़ा कचरा ये जमा हुआ है, यही बीमारी का कारण है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ इस सवाल को आप मनी मन दोहराएं कि बीमार होने के पीछे शरीर के अंदर मल यानी कि कूड़े कचरे का जमा हो जाना ही कारण है। अब उस बीमारी का नाम क्या है, कोई एक डिफरेंट बात है। हाँ, कूड़ा कचरा जमा हुआ है। अब देखिएगा कहाँ क्या कचरा जमा हो सकता है, उसके बारे में सोचने से पहले मैं बता दूं कि जो भोजन हमने खाया है वो जो पचाया, यानी कि जो हमारा डाइजेस्ट हो गया सही ढंग से, वो ही पाया, वो ही हमारे पास रह जाएगा, वो ही हमारे शरीर का निर्माण
करेगा, और बाकी तो सब गंवाया, और गंवाए हुए भाग को हम कहेंगे कूड़ा कचरा। अब जो चीज गंवाने के लिए हो गई, जो कूड़ा बन गई, तो उसे तो शरीर को बाहर निकाल ही देना चाहिए। लेकिन अगर शरीर को इस तरीके से व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है कि वो कूड़ा बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ये कूड़ा शरीर के अंदर जम जाएगा, और ये कूड़ा ही बीमारी है। इस कूड़े को बाहर निकालना ही होगा, चाहे वो यूरिक एसिड के रूप में हड्डियों के बीच में जमा है, चाहे वो शुगर के रूप में ब्लड के अंदर जमा हो, डायबिटीज कहलाया, चाहे ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में हृदय की वाहिकाओं के रूप में आर्टरीज के अंदर जमा, तो उस ब्लॉकेज को हमें खत्म करना होगा, चाहे वो फैटी लीवर के रूप में लीवर के ऊपर जमा, तो ये हमें खत्म करना ही होगा। तो समझ में आया कि आपको रोग क्यों होते हैं। तो रोग इसलिए होते हैं कि शरीर के अंदर कोई चीज कूड़े के रूप में जमा हो गई है। ये एक सामान्य सा मैंने कारण बताया कि कूड़ा होगा तो शरीर के अंदर रोग भी होगा। तो रोग का कारण, कॉज ऑफ डिजीज, शरीर के अंदर मल गंदगी कूड़ा कचरे का जमा होना। इसे मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यही बात समझ आ गई तो हमारा बहुत सारा समाधान निकल आएगा। क्योंकि जहां भी ये कूड़ा कचरा जमा होगा वहीं पर कोई ना कोई पीड़ा होगी। अगर ये गैस के रूप में कूड़ा शरीर के अंदर जमा हो जाएगा तो गैस का दर्द होगा। अगर ये कूड़ा डायबिटीज के शुगर के रूप में जमा होगा तो शरीर की शक्तियों का नुकसान करेगा, ब्लड की ताकत को खत्म करेगा। तो जहां भी कूड़ा होगा वहीं पर पीड़ा होगी। तो ये इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाता है तो फिर समाधान भी आसान है। ठीक है, तो अगेन दिखा दूं, इसे कहते हैं हम फैट, इसे कहते हैं हम आंतों के रोग, इसे कहते हैं हम ब्लड के रोग, हृदय के रोग। ठीक है, ये सब कूड़ा जमा हुआ। एक बार आप गौर से और देख लें, क्योंकि यही बताना बार बार जरूरी है कि जहां भी कहीं कूड़ा जमा होगा वहीं कोई ना कोई पीड़ा हो जाएगी। लीवर के अंदर जो है वो दुनिया भर के, अब लीवर सोराइसिस, अभी कुछ दिन पहले मेरे से पूछा तो लीवर सोराइसिस तो बहुत भयंकर बीमारी है। लीवर सोराइसिस क्या है कि वहां भी कोई कूड़ा जमा है, अब उस कूड़े को साफ कर दो तो समाधान हो जाएगा। मित्रों, यहां पर मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहूंगा कि घर के अंदर एक आदमी ने प्रवेश किया, और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला उसे एक बदबू आई। आदमी समझदार था, उसने अपने एक मित्र को फोन किया, भाई मेरे घर में बदबू आ रही है। तो मित्र ने उसे सुझाव दिया कि जाओ भैया, दुकान पर जाओ और एक खुशबू का कोई स्प्रे खरीद लाओ। तो वो खुशबू लाया और उसने कमरे के अंदर जो है खुशबू फैला दी, छिड़क दिया, स्प्रे कर दिया, और बदबू चली गई। अब 2-3 दिन बाद उसने महसूस किया कि फिर खुशबू और फिर बदबू आ रही है। तो फिर इसने आपके और बड़े मित्र को फोन किया, उसने कहा कि ये बढ़िया वाला स्प्रे लाओ, ये जो है आप जो है छिड़क दो इस पर कमरे के अंदर। अब वो इस तरीके से बड़े बड़े स्प्रे लाता रहा और वो खुशबू फैलाता रहा, और कुछ दिन के लिए तो वो बदबू जाती रही लेकिन फिर आती रही। अब मित्रों, था क्या कि वहां पर कूड़े के रूप में एक चूहा मर गया था। तो सॉल्यूशन तो ये था कि उस आदमी को उस घर के अंदर पता करना था कि ये बदबू आ क्यों रही है, और अगर उसे बदबू मिल जाती तो वो उस मरे हुए चूहे को उठाता और बाहर फेंक देता, और वो कुछ दिनों बाद बदबू अपने आप ही चली जाती। चूहे के साथ साथ वो एकदम तो नहीं जाती, लेकिन वो धीरे धीरे बदबू चली जाती, तो उसे किसी स्प्रे की जरूरत नहीं थी। या अगर वो स्प्रे लाता भी तो पहले चूहे को बाहर निकालता। तो हम गलतियां क्या करते हैं कि आम तौर पर स्प्रे करते रहते हैं और उस चूहे को बाहर नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, जब हमें डायबिटीज हो जाती है, हमारे सामने समस्या आ जाती है, तो हम टैबलेट खाते हैं, और वो टैबलेट हमारी बीमारी को एज इट इज रखती है, बीमारी को मेंटेन करती है। तो मेरा कहने से तात्पर्य है कि हमें उस कारण को ही नष्ट करना होगा। तो क्लियर, आपको ये सब चीज समझ में आई कि जो अनवेस्ट है, वो अनयूज्ड आइटम जो है, मल कूड़ा गंदगी जो है, जो हमारे पास 4 रास्तों से बाहर निकलना था, तो सबसे पहले तो हमें इन चारों रास्तों को मजबूत करना होगा। हमें किडनी को इस तरीके से तैयार करना होगा कि वो सारा का सारा कूड़ा बाहर फेंक दे पेशाब के रूप में, पेशाब के साथ इंटेस्टाइन को, सारे पाखाने को बाहर फेंकने के लिए तैयार करना होगा। स्किन को हमें इतना सुंदर और अच्छा स्वस्थ बनाना पड़ेगा कि वो सारे पसीने के रूप में सारे कूड़े को बाहर निकाल दे। तो ये स्टोर के अंदर जो बॉडी के अंदर जो स्टोर हुआ है कूड़ा, वो बाहर चला जाएगा, तो हमें बीमारी नहीं होगी।
तो कॉज ऑफ डिजीज क्या है? ये कूड़ा है, और इस कूड़े का एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं। तो अगर इन टॉक्सिन को बाहर निकाल देंगे तो आपका आधा शरीर तो बातों ही बातों में ठीक हो जाएगा। अब कुछ अगर शरीर के अंदर नुकसान हो गया है बाय चांस, कि ये कूड़े ने कुछ नुकसान कर दिया है, तो वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो इस कूड़े के मैं कुछ नाम दे रहा हूं अब। ठीक है, ये कॉज ऑफ डिजीज जो है, इस कूड़े का एक नाम है। कहीं जब कूड़ा होता है तो उसे शुगर कहते हैं, ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाती है। तो शुगर जो है ये कूड़ा ही है, अगर ये बाहर निकल जाता तो ब्लड के अंदर बढ़ता ही नहीं। अब ये कूड़ा यानी कि शुगर अगर ब्लड के अंदर रहेगी तो इसका बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? इसका बीमारी का नाम हो जाएगा डायबिटीज। अब अगर ये फैट के रूप में जमा है तो यही आंतों पर प्रभाव डालेगा, हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, हमारे जो है वो शरीर के अंदर विभिन्न तरीके से फैट जमा हो जाएगा, तो वेट की प्रॉब्लम हमारी हो जाएगी। अब वेट की प्रॉब्लम शुरू में तो पता नहीं चलती, लेकिन एक दिन, क्योंकि शरीर जो है वो कुदरत ने ऐसा बनाया है कि इन पैरों को उतनी ही ताकत दी थी कि ये निश्चित पर्टिकुलर वेट सहन कर सके। लेकिन अगर इन पर एक्स्ट्रा लोड डाला डाला जाएगा, यानी कि ज्यादा वेट डाला जाएगा, तो ये पैर धीरे धीरे कमजोर होने शुरू हो जाएंगे और पैरों का दर्द भी शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इस कूड़े के अलग अलग नाम है। इस कूड़े का एक नाम कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? हृदय की आर्टरीज के अंदर जमता है और हृदय के ब्लॉकेज करता है, जिससे हमें हृदय की बीमारियां पैदा होती हैं। ब्रेन के अंदर भी स्ट्रोक होते हैं, ब्रेन हेमरेज भी यही एक कारण है। तो इस तरीके से यूरिक एसिड हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। तो ये सब कूड़े ही हैं। यूरिक एसिड जमा हो गया तो क्या हो गया? जॉइंट पेन हो गया। तो हर एक कूड़े की अपनी बीमारी है। इसी तरीके से कैंसर सेल्स होती हैं, वो कूड़े के रूप में जमा हो जाती हैं। तो कैंसर विभिन्न तरह का आपने सुना होगा, बहुत सारे तरह का कैंसर होता है। कॉन्स्टिपेशन भी एक कूड़ा ही है। जब आंतें जो है वो मल को बाहर नहीं फेंक पाए तो कॉन्स्टिपेशन कूड़ा वहीं रुक जाता है, तो आंतों की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। गैस और एसिडिटी भी कूड़ा ही है। तो ये जो है दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं। फिब्रोइड विभिन्न तरह की शरीर के अंदर गांठें बन जाती हैं। तो ये सब कूड़ों के नाम है और इनसे संबंधित बीमारियों के अलग अलग नाम है। तो क्या होना चाहिए समाधान? इस कूड़े को बाहर निकालना ही होगा। अब जो हमने समाधान ढूंढा था, जैसे मैंने बताया था कि घर के अंदर जो दुर्गंध आई, बदबू आई, उसका समाधान स्प्रे से ढूंढा गया। तो मैं कहूं कि वो जो चूहा मरा पड़ा था वो बीमारी थी और स्प्रे एक दवा है, मान लो। तो क्या दवा से उस बदबू को दूर किया जा सका जो चूहे के मरने के कारण हुई थी? तो हम इस पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या दवाई रोग को ठीक करती है या नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं कि मैं दवाओं के खिलाफ नहीं हूं। मैं दवाओं की रेगुलर बात कर रहा हूं कि दवाएं रेगुलर रूप में बहुत नुकसान करती है। देखिए, जाने अनजाने में कोई बीमारी हो गई, कोई समस्या आ गई, तो आप दवाई खाओ और ठीक हो जाओ, तो बहुत ही अच्छा है। पर लेकिन जो लगातार दवाएं खानी पड़ती हैं वो बहुत खतरनाक है। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको नई नई बीमारियां देती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अपना बहाना बनाते हैं कि साहब उम्र ज्यादा हो गई तो बीमार होना जरूरी है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 75 साल के, 80 साल के, और उन्हें समझदारी पैदा हो गई, या 90 साल के भी हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग बीमार नहीं होते थे। चलिए, कुछ लोग मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन, शरीर का संविधान तो अलग अलग है। अगर कुदरत ने किसी को ऐसा शरीर दिया है कि वो बीमार नहीं होगा तो वो आज भी नहीं होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहली ये बात थी, वो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार नहीं होते। तो हम समझना चाहेंगे कि क्या वो स्प्रे बदबू को खत्म कर देगा? तो देखिएगा वो स्प्रे करता क्या है, यानी कि दवाइयां करती क्या है। तो जैसे ही कोई आपको बीमारी हुई, मैं तो कुछ बीमारियों के नाम लिखता हूँ, जैसे अस्थमा है, यानी कि सांस फूलने की समस्या, डायबिटीज है, शुगर की समस्या, ब्लड प्रेशर है, ब्लड के प्रेशर का बढ़ जाना, कभी कभी ये घट भी जाता है। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जब भी किसी आदमी को अस्थमा होता है, सांस फूलता है, डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, तो वो क्या करता है? वो मेडिसिन लेकर आता है, टेबलेट लेकर आता है। अब क्या टेबलेट खाने से ये ठीक हो जाती हैं बीमारियां? क्या किसी का सांस फूलना बंद हो जाता है? हाँ, उस समय बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस दवा का प्रभाव खत्म हुआ, फिर ये अपना सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से डायबिटीज है, जैसे ही किसी का शुगर ऊपर हुआ, शूट अप हुआ, तो उसने टेबलेट ली, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद या घंटों बाद या दिनों बाद फिर अपने आप जो है बढ़ जाता है। यानी कि मेडिसिन आपको बार बार लेनी पड़ती है। वही ब्लड प्रेशर वालों की बात है कि आपको रोजाना मेडिसिन लेनी पड़ती है।
तो क्या ये सही समाधान था? नहीं, ये तो बीमारी को एज इट इज रखने का तरीका था। भाई बीमारी है, दवाई खाओ जाओ, तो बीमारी भी रह जाएगी, दवाई भी रह जाएगी, यानी कि दवाओं के साथ अपने शरीर को मैनेज करने का तरीका है ये। तो ये समाधान तो नहीं हुआ। समाधान तो ये था कि आपने मेडिसिन खाई और आप ठीक हो गए और आप फिर अपना फिर मजे से करने लगे। लेकिन ये मेडिसिन तो लगातार खानी पड़ रही है आपको, तो इसे तो डिजीज मैनेजमेंट कहो आप, कि आपने जो है डिजीज मैनेजमेंट सीख लिया कि भाई जो है बीमारियों को कैसे मैनेज करना है ताकि ये परमानेंट बनी रहे, यानी कि ये समाधान नहीं था। अब दूसरी बात आई कि उससे थोड़ा सा ऊपर चले कि मान लिया हृदय के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई और आपने देखा कि ब्लॉकेज हो गया है, तो एंजियोप्लास्टी कराई, यानी कि आपने छल्ला डलवाया, बाईपास सर्जरी कराई, नई जो है नसें जुड़वा ली अपने ब्लड के फ्लो के लिए। पाइल्स पाइल्स की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, लोगों को इतनी ज्यादा समस्या कर देती है कि ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। तो एंजियोप्लास्टी भी एक ऑपरेशन है, बाईपास सर्जरी एक ऑपरेशन है, और पाइल्स एक ऑपरेशन है। अगर किसी ने कराया है तो, सबको नहीं जरूरत पड़ती। तो ये ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? तो क्या एंजियोप्लास्टी जिस कारण से हुई, उस कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के जमने के कारण, क्या वो भविष्य में नहीं जमेगा? ऐसा कोई नियम नहीं है। वो 2 बार भी जम सकता है, वो 10 बार भी जम सकता है, यानी कि एंजियोप्लास्टी बार बार करानी पड़ सकती है। बाईपास सर्जरी, क्या बाईपास सर्जरी समाधान हो गया? अब ऑपरेशन कराने के बाद कभी आपको जो है हार्ट अटैक नहीं होगा या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी? आ सकती है, कई बार आ सकती है। ऐसे अनेकों उदाहरण है, लोगों को कई कई बार बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। ऐसी पाइल्स के ऑपरेशन कराने के बाद भी जो है लोगों को पाइल्स ठीक नहीं हुई। तो क्या ये ऑपरेशन समाधान है? ये ऑपरेशन भी समाधान नहीं है। समाधान तो केवल एक ही है कि इन बीमारियों के अंदर जो कारण है उस कारण को हटाइए, और कारण को हटाने के लिए ये हमारा एक सिस्टम चल रहा है। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि नी रिप्लेस, कुछ लोगों को अपने घुटने बदलवाने पड़े, कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ा। अब गॉल ब्लैडर यानी कि जिसे हम कहते हैं पित्ताशय, पित्त की थैली, उसके अंदर स्टोन जमा हो जाता है, स्टोन इकट्ठा हो जाता है, कोई 12 mm, कोई 8 mm। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि इसे काट के बाहर निकाल दो। तो कुदरत इतनी पागल थोड़ी हो सकती है कि उसने ऐसा अंग लगा दिया हो कि उसकी जरूरत नहीं है, काट के फेंक दो आप उसे। अरे कुदरत ने तो नाखून और बाल, जिसके अंदर जीव नहीं मानते, हम ऐसा मानते हैं ना कि नाखून और बाल, इनके अंदर जीव नहीं होता। अरे मैं कहता हूं कि कुदरत ने इस शरीर के साथ साथ एक शब्द और दिया है कि शरीर की सुंदरता। तो कुदरत ने जिस तरीके से नाखून और बाल जैसी निर्जीव चीज के अंदर सुंदरता पैदा कर दी हो, आप समझिएगा कि एक शादी के अंदर 10-10, 20-20 हज़ार रुपए भी खर्च हो जाते हैं नेल पॉलिश के, और बालों के स्टाइल पे तो लोग बाग घंटों घंटों देखते हैं आप लोग, की घंटों घंटों सिर्फ वो अपना जो है चेहरा सामने खड़े हुए बालों के स्टाइल बदलते रहते हैं। हेयर कटिंग सैलून चल रहे हैं। मतलब ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा मैं इन बालों की और नाखून की क्वालिटी, बट इनका तो अपना शरीर के साथ सौंदर्य है, और सुंदरता का तो शरीर का दुनिया का अपना मजा है। हर आदमी को अपनी सुंदरता पर जो है घमंड होता है कि मेरे अच्छे बाल, मेरे अच्छे नाखून, मेरे अच्छा आंखें, कान, नाक सब अच्छे होने चाहिए। अरे तो उस आदमी से पूछो ना जिसके कोई चीज नहीं है, पूछो किसी आदमी से किसके बाल नहीं है तो कितना शानदार मजा आता है या दर्द होता है दूसरे को देख के। यानी कि कुदरत कभी खराब नहीं हो सकती, कुदरत इतनी शानदार चीज। अपेंडिक्स के बारे में भी यही है, कभी लंबी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर हटने के बाद क्या होता है, और हटने के बाद ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो अवश्य आपको होंगी ही होंगी। और पहली बात तो है कि गॉल ब्लैडर जिसका नहीं होता वो कभी भी बढ़िया वाली चटपटेदार चीज नहीं खा पाता। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो गॉल ब्लैडर निकलने के बाद, अपेंडिक्स निकलने के बाद ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो होंगी होंगी। तो इसके लिए क्या है कि जो ऑर्गन को रिप्लेस किया गया, बदला गया, जो घुटने को बदला गया या हटा दिया गया, तो क्या इसके बाद ये समस्याएं खत्म हो गई? नहीं, ये समस्याएं खत्म नहीं हुई, बल्कि शरीर के अंदर और भी समस्याएं पैदा हो गई। क्या घुटने बदलवाने के बाद आदमी ने दौड़ना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, उसे देखो चलते हुए। ऐसे अनेक उदाहरण है। मैं बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूँ, बट लेकिन मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ये कोई समाधान नहीं था, डिजीज से नो डिजीज होने का ये कोई समाधान नहीं था। यानी कि उस मरे हुए चूहे के कमरे के अंदर जितने भी स्प्रे किए गए विभिन्न तरह के खुशबूदार स्प्रे, वो कोई समाधान नहीं कर सका। समाधान तो केवल एक ही था
कि अस्थमा का कारण हटा दिया जाता, डायबिटीज के मामले में शुगर को हटा दिया जाता, गायब कर दिया जाता और कभी ना आती वो। इसी तरीके से एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल जमा है पहले उसे हटाया जाता है, फिर कभी वो कोलेस्ट्रॉल ना जमा हो पाता। तो हमें ना केवल उस चूहे को ढूंढ कर बाहर फेंकना है, बल्कि ये भी सीखना होगा कि वो चूहा आता कहाँ से है। तो वो हमें छोटे छोटे रास्ते भी बंद करने पड़ेंगे जहां से वो चूहा आता है। तो अब इसके बाद क्या आपको लगता है कि मेडिसिन या ऑपरेशन या ऑर्गन रिप्लेस करना इस समस्या का समाधान था? यानी कि आपको क्या इस सवाल का जवाब मिलता है कि क्या दवा वाकई रोगों को ठीक करती है? नहीं, दवा रोगों को ठीक नहीं करती। तो यहाँ आपने देखा कि ये दवा केवल बीमारी को मैनेज करती है, और मैनेज करना तो कोई समाधान नहीं है, क्योंकि एक बीमारी हमेशा दूसरी बीमारी को साथ लेकर आती है, और एक दवा भी अनेकों तरीके से साइड इफेक्ट करता हुआ विभिन्न तरह की बीमारी को जन्म देती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल हर्ट का लेना चाहूंगा। तो आप देख रहे हैं कि जो इसमें पहला कॉलम है नीचे की तरफ, उसमें 30% ब्लॉकेज है, और फिर ऊपर वाले में 50% ब्लॉकेज है। और आप देख रहे हैं कि इसके दूसरी तरफ एक 90% ब्लॉकेज है और एक 99% ब्लॉकेज है। तो है क्या कि धीरे धीरे ब्लॉकेज बनना शुरू होता है, पहले 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70 और 99% पर आकर ये रुक जाता है। अब क्या आपको लगता है कि इसने पहले सूचना नहीं दी होगी? इसने सच में सूचनाएं दी होगी, लेकिन हम लास्ट में ही जो है वहां पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और तब पता चलता है कि अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो चूंकि मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं इसकी ज़्यादा विस्तृत व्याख्या तो नहीं कर पाऊंगा, बट मेडिकल साइंस किस तरीके से समाधान ढूंढती है मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा। कि जो पहले ऊपर वाली चीज में देख रहे हैं कि एक छोटे छोटे दाने दाने से हैं और बीच में एक छल्ला टाइप पड़ा हुआ है, इसे जो है हम स्टंट कहते हैं, या इसे कहिएगा आप एंजियोप्लास्टी के रूप में छल्ला डाल दिया जाता है। इस छल्ले के बीच में एक गुब्बारा है, इसे गुब्बारे को फुला दिया जाता है और ये छल्ला भी फूल जाता है, और नीचे चढ़ के गुब्बारे को बाहर निकाला जाता है और छल्ला वहीं पर रह जाता है। लेकिन आप इसमें देखिएगा कि क्या जिस कारण से ये आर्टरी ब्लॉक हुई, यानी कि ये रस जो रक्त की वाहिका है, रक्त ले जाने का जो रास्ता है, ये ब्लॉक हो रहा था, क्या इसे हटाया गया? इसे तो नहीं हटाया गया। अब यही समस्या जो कि तो है, यानी कि आप स्प्रे तो छिड़क रहे हैं, लेकिन इस चूहे को बाहर निकाल कर नहीं फेंक रहे हैं। अगर इस तरीके से आपने छल्ला नहीं लगवाया तो आप देख रहे हैं लाल नीली ये नशें जो है काट काट कर जो है वो हृदय के ऊपर चिपका दी गई, लेकिन उस कारण को नहीं हटाया गया कि जो कारण था। यानी कि आज एक नस लगाई है, कल को दूसरी लगानी पड़ेगी, कल आपको तीसरी बाईपास लगानी पड़ेगी, इस तरीके से लगाते रहिएगा, यानी कि समाधान नहीं था। तो यहाँ इस समाधान के लिए मैं बता दूं आपको कि ये समाधान बहुत आसान है। अब फिर मैं दोबारा भी वही बात कहूंगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं अगर आप इतने ज्यादा जानते तो फिर तो दुनिया में डॉक्टर नहीं रहेंगे। इस दुनिया में सभी कुछ रहेगा, लेकिन हाँ सैकड़ों लोग जो हमारे संपर्क में आए हैं वो आज ठीक भी हैं और दवाओं से मुक्त भी हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको चाहता हूं कि आप इस पर बहुत गौर फरमाएं कि जो लोग डायबिटीज की दवाएं खा रहे हैं या किसी और को खाते हुए देख रहे हैं, तो आमतौर पर डायबिटीज के बाद कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक साइलेंट आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक साइलेंट हार्ट अटैक कहलाता है ऐसा हार्ट अटैक जिसमें हार्ट के अंदर दर्द नहीं होता, ये केवल उन्हें ही होता है जो डायबिटीज के मरीज हों लंबे समय के। क्योंकि डायबिटीज वाले के तो पैर में भी चोट लग जाती है, उसमें भी दर्द नहीं होता, घाव में अंदर दर्द नहीं होता। बहुत सारे तरह की स्किन की डिजीज हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर की समस्या खड़ी हो जाती है, इम्यूनिटी पावर बहुत कम रह जाती है। अभी भी अगर आप देखेंगे जो कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव जो हो रहा है, वो जो लंबे समय से लोग बीमार हैं उन पर सबसे ज्यादा हो रहा है। डायबिटीज के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं। तो मैं बता दूं कि कोरोना जैसी बीमारी का समाधान केवल और केवल एक है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। अब इम्यूनिटी के बारे में तो सीधा ही कहा जा रहा है कि जिन लोगों को ज्यादा बीमारी है उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। अब इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए है कि शरीर का निरोगी होना ही एकमात्र तरीका है। और उसके
निरोगी होने की तो मैं बात ही कर रहा हूँ कि जब बीमारी ही समस्या है तो बीमारी ही नहीं होनी चाहिए। तो कोरोना हो गया, डेंगू हो गया, या इस तरह के चिकनगुनिया होगा, ये सभी रोग तब आएंगे जब शरीर के अंदर पहले से ही मल कूड़ा कचरा ज्यादा स्टोर है। अगर मल कूड़ा कचरा स्टोर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी इस तरह की हो जाती है कि अगर इस तरह की बीमारी आए भी तो अपने आप ही भाग जाएंगी। तो भविष्य में आप अगर हमें कुछ दिन देंगे तो हम इन समस्याओं का समाधान आपको ना केवल डिटेल में समझाएंगे बल्कि प्रैक्टिकल रूप से भी करके दिखाते हैं हम लोग तो, कि आपको क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर जमा हो जाता है और ये बाहर नहीं निकलता, और जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये समाधान नहीं होगा। इस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकलना ही चाहिए। शुगर के बाद मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, आई साइट की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पैनक्रियाटिक कैंसर केवल आमतौर पर शुगर वालों को ज्यादा होने के चांस रहते हैं, ब्लैक स्पॉट शरीर के अंदर काले धब्बे हो जाते हैं जो मैंने दिखाए थे आपको, आदमी जल्दी बूढ़ा नजर आने लगता है, अर्ली ओल्ड एज हो जाता है, मेमोरी, उसकी याददाश्त भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, नेगेटिविटी फैल जाती है, क्योंकि जब एक ही तरह का बीमार, आज ये बीमारी कल ये बीमारी, इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं उसे, तो वैसे भी शरीर के प्रति कहाँ आकर्षण रह जाता है और उसे लगातार एक फियर सा रहता है। गैंग्रीन मैंने बताया था, जो शरीर गलना, वो भी जो है वो डायबिटीज वालों को होता है। तो इतनी समस्याएं एक केवल डायबिटीज के बाद हो सकती हैं। अगर आप थोड़े से भी गहरे में देखें, इन सब चीजों को पढ़ें, तो क्या कोई बहुत बड़ी समस्या बच रही है? भाई मोस्टली समस्याएं जो है वो हार्ट की भी आ गई, किडनी की भी आ गई, लीवर की भी आ गई, इम्यूनिटी संबंधित आ गई है, मेमोरी लॉस आ गया, इतनी समस्याएं आपकी खड़ी हो सकती हैं शुगर के बाद। तो आपको लगेगा शुगर जो है वो, या डायबिटीज, शुगर क्या डायबिटीज शब्द है मेन तो, शुगर तो एक आइटम है जो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और डायबिटीज हो जाती है। अब आपको लगेगा ये डायबिटीज तो बड़ी भयंकर बीमारी है। मित्रों मैं आपको बता दूं, ये डायबिटीज के दुष्प्रभाव नहीं है, ये दुष्प्रभाव हैं उस खाने वाली दवाएं के जो डायबिटीज वाले लोग खाते हैं। चाहो तो आप, इंटरनेट आपके सामने मौजूद है, कि इस दवाई को आप इंटरनेट पर डालिएगा जो भी आप खा रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, तो ये सारे के सारे नाम उसमें से आएंगे। यानी कि ये तो वही बात हुई कि घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। जिन दवाओं को खाया था इसलिए कि वो हमें फायदा पहुंचाएंगी, वो तो इतने साइड इफेक्ट पैदा कर रही हैं। अब क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो मित्रों मैं चाहूंगा जितने भी हमारे टीम के मेंबर हैं आप इन लोगों के संपर्क में रहें और इनसे जानकारी लेते रहें कि हमारे इस तरह के प्रोग्राम, छोटे बड़े सभी प्रोग्राम होते हैं, तो मैं चाहूंगा आप इन सब के संपर्क में रहते, इन सब चीज़ों की जानकारी लेते रहें कि हमारी कब जो है वो ऑनलाइन वर्कशॉप हो रही है, कब हमारे कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो एक बार आप जानकारी लेते रहेंगे इनके पास, अपने तरीके से आप संपर्क रखिएगा, तो आपको सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे हम, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी तरह की भी बातें हैं। और असली बात यह है कि आपको बहुत जल्दी इन सब के रिजल्ट मिलते हैं। मैं ये सालों की बात नहीं कर रहा हूं, ये दिनों के अंदर रिजल्ट मिलते हैं आपको हर चीज के। तो कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि इस हार्ट की प्रॉब्लम का जो इलाज था वो ये है कि उस चूहे को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा, और डिटॉक्स करने के साथ साथ यानी कि उस कूड़े को बाहर निकालना पड़ेगा आपको, उस चूहे को बाहर फेंकना पड़ेगा और उस चूहे का रास्ता बंद करना पड़ेगा, यानी कि अपने भोजन के अंदर थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। अब चेंज का मतलब ये नहीं है कि आपको करेले का पानी पीना है और ये पीना है, आपको बेहतर स्वादिष्ट भोजन भी अच्छे ढंग से अगर खाना आ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि भोजन की स्वादिष्टता, तो मतलब मजा ही क्या है जीवन का अगर भोजन स्वादिष्ट नहीं है तो, लेकिन वो हमें समझ से साथ खाना पड़ेगा। तो अगर आप स्वादिष्ट भोजन, जिसे हम एक तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज वाला खाना खाते हैं, तो वो इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक जगह बिफोर लिखा हुआ है, एक जगह आफ्टर लिखा हुआ है। तो बिफोर में जो छोटी छोटी नलियां नहीं दिखाई गई हैं, यहाँ एक सघन जाल बिछा हुआ है, यानी कि इतनी सारी छोटी छोटी कोशिकाएं, छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं पूरे हृदय के ऊपर फैल जाती हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम यूं ही नहीं होगी, आप ब्लॉकेज से बाहर आ जाएंगे और आप फिर दौड़ना शुरू कर सकते हैं। ये सब बहुत आसान है, बट चूंकि समय कम है और इतनी ही बातें बताई जा सकती थी, और चूंकि तरीका बताने के लिए तो एक लंबा समय चाहिए, पर लेकिन मैंने कुछ सवालों के जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपको दे दिए होंगे। उसमें एक सवाल ये था
कि लोग बीमार क्यों होते हैं और क्या सच में बीमारियां उनका समाधान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी दो बातें समझ आई होंगी। भविष्य में हमारे इस तरह के प्रोग्राम रहेंगे, उनकी भी सूचना आपको समय पर दी जाती रहेगी। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि कम से कम आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि बीमार क्यों होते हैं। अब क्यों का हमें समाधान दवाओं के बजाय दूसरे तरीके से ढूंढना है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इस चीज़ की कमान संभाल लें। और धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहूंगा कि जो भी लोग इस बारे में अपने प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आवाज आ रही है क्या मेरी डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। तो इस सेमिनार में जो भी उपस्थित सज्जन है, जो भी व्यक्ति है, वो अगर जो सवाल पूछना चाहें तो डॉक्टर साहब उसका सवाल देने की जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो जो जो पूछना चाहें सवाल पूछिएगा। हेलो हेलो। हाँ जी। डॉक्टर साहब, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज, सबसे पहले जिन जिन लोगों के हैंड रेज हैं पहले वो डाउन कर दें, फिर एक एक करके सवालों को पूछिए। डॉक्टर सीबी आर्या जी प्लीज इधर हाँ, मैं संभालिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सभी के हैंड डाउन कर देते हैं और जो जो अपना सवाल पूछना चाहेंगे वो हैंड। ये संजय जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, पहले संजय जी को पूछ लेने हाँ, दीजिए। एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स, अब मैंने हैंड डाउन कर दिए थे, अब जो जो भी सवाल पूछना चाहें वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। संजय राणा सर। संजय राणा जी को करिए सर। जी जी, सर को अनम्यूट किया गया है, आप अपनी डिवाइस से खुद को अनम्यूट कर सकते हैं संजय जी। वेलकम सर। संजय जी बोलिए। हेलो संजय जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ यस रही है सर। आवाज, आ रही। आ रही, आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आज से लगभग हफ्ता पहले, जैसे मैं स्कूल में टीच करता हूँ, तो एक बच्चा कोविड पॉजिटिव था। तो मैं उसके कनेक्ट में आया था, लेकिन उसके बाद से आज तक मेरे को और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल से मेरे को थोड़ी सी लूज मोशन की शिकायत हो गई। मुझे इसके अलावा कोई और बीमारी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रिकॉशन है क्योंकि माँ बाप बड़े हैं, थोड़ी सी वाइफ को थोड़ी समस्या है। तो क्या ये कोई कारण हो सकता है कि कोविड पॉजिटिव होने का टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, कोविड तो हुआ है नहीं हुआ एक वो अलग बात है। मैंने बताया है कि इम्यूनिटी पावर लॉस करने का फोबिया सबसे बड़ा ढंग है। तो ये फोबिया है, पहला मेन कारण तो फोबिया है। और सूचना इतनी ज्यादा हो रही है, तो इस तरह की समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान ये इंस्टेंटली, सबसे पहले तो आप ना अन्न से बाहर आ जाइएगा। अगले 3 दिन तक अन्न को ग्रहण मत कीजिएगा। अन्न का मतलब जो है वो अनाज से है, ठीक है ना। और इम्यूनिटी पावर को इंस्टेंट बढ़ाने का सबसे बढ़िया साधन है जूस, ठीक है। क्योंकि इम्यूनिटी जो है ना इंस्टेंटली केवल विटामिन सी और विटामिन डी इन दोनों को लॉस करती है। तो विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए तो आप सुबह उठ के मालिश कीजिएगा शरीर की। और शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पैरों की मालिश कीजिएगा धूप में बैठ के सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, ठीक है ना, आधा आधा घंटा। तो आप देखेंगे कि आपकी विटामिन डी की पावर बढ़ जाएंगी। और विटामिन सी के लिए आप मौसमी और संतरे का जूस लगातार पीजिएगा 5-7 गिलास दिन में। और कुछ हो सकता है तो आप नारियल का पानी लीजिएगा, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। विटामिन सी जो है शरीर के अंदर जैसे ही जाएगा ना, अगर ये होगा भी तो बाहर आ जाएगा, ठीक नहीं, है। वो तो ठीक है, मुझे और कोई इसके अलावा प्रॉब्लम नहीं आई। जस्ट ओनली अबाउट द लूज मोशन। देखिए बच्चे छोटे हैं,
तो उससे थोड़ा सा आदमी को ये होता है, मुझे अपने लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अपने लिए तो मैं देखिए ये एक जो बात जूस सुनिए, वगैरह है। हाँ जी। पहले तो आप या तो ये कहो मैं समस्या में हूँ, या तो आप अपनी बात ऐसे कह लो, या तो मैं जो समाधान बता रहा हूँ मैं तो समाधान ही बताऊंगा ना जी। नहीं, आपने समस्या के समाधान की हाँ बात कही है। मैं सिर्फ और जो आपसे अभी बात पूछना चाहता हूँ ना, वो रीजन ये है कि जैसे सिर्फ एक कोविड की सिम्टम्स जानने के लिए कि अगर ओनली लूज मोशन है, तो वो एक सिर्फ सिम्टम हो सकता है कि भाई आने के लिए, या मुझे देखिए बच्चों के लिए मैं अपने आपने बता दी वो तो ठीक है सारी बस चीजें, ये तो बस क्या मुझे ये अपने आप नहीं, को सेपरेट करने की जरूरत है या नहीं है? ओहो सेपरेट के लिए अगर आप एक बार भी जरा सा भी संपर्क में आ गए, वो तो काम हो गया ना जो होना था। हम्म। अगर आप मेंटली आपको लगता है तो सेपरेट हो जाओ। गेम तो मैंने बताया कि फोबिया है, इम्यूनिटी लॉस करने का सबसे बड़ा कारण तो फोबिया है। अगर घर में बैठ के सारे दिन यही बात करोगे तो अपने आप वैसे ही हो जाएगा। लूज हम्म। मोशन का तो टाइम ही चल रहा है, बुखार का तो टाइम ही चल रहा है। हाँ ना, ठीक है वो ना। तो बात सही है। हाँ, और असली बात हम्म। यह है कि मेनली जितनी आप मेरे से बात पूछ रहे हैं वो तो आपके दिमाग में बार बार घूम ही रही हैं, तभी तो ये हम्म। सवाल जनरेट हुआ है, अदरवाइज हाँ सवाल जनरेट नहीं होता। हाँ, ठीक वो है। तो यही है, देखो आदमी हर चीज के लिए डरता है, तो अगर कुछ अपने समाधान, लिए डरते कुछ। अगर समाधान नहीं नहीं नहीं, देखिए आप टीचर हैं इसलिए सवालों को ज्यादा घुमा रहे हैं। हम्म। अगर समाधान यही है कि जूस और फलों से हम ठीक होंगे और अन्न को नहीं हम्म। लेंगे, तो अगर सच में ही आपको बच्चों की और पत्नी की फिक्र है तो उन्हें भी सेम चीज फॉलो कराइएगा। मानोगे नहीं मानोगे? नहीं, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो समाधान जो है वो मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी है, मम्मी पापा के लिए भी वही है, और बेटे के लिए भी यही है, बेटी के लिए भी, पत्नी के लिए भी यही है। तो उन्हें भी आप इसी तरीके से तैयार कीजिएगा, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना। चलो, और थैंक यू सो मच। मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा मेन तो गेम। नहीं यस नहीं, प्लीज। बिल्कुल सर, श्योर सर। ओके ओके जी। अब दूसरा सवाल। पवन जी हमारे बीच में हैं, आपका हैंड रेज था। पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी अनम्यूट कर दीजिए पवन जी को। पवन जी अनम्यूट हैं। हाँ जी जी सर। बोलिए पवन जी। हाँ जी सर, मेरी माता जी जो है मोटापे से ग्रसित है और उनके घुटनों में दर्द रहता है और काफी सूजन रहती है, इसके लिए क्या समाधान है? देखिए इंस्टेंट इसका समाधान बताना बहुत मुश्किल है, जी। क्योंकि अभी तो केवल ये है कि उसका कारण अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो फैट क्यों हुआ है, वो गलत खान पान है। तो हर एक बीमारी के लिए थोड़ा खान पान चेंज करना होगा। इसके लिए तो आपको हमें थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, और एक बार आप डॉक्टर साहब के संपर्क में रहिएगा, ये बताएंगे कि हम किस तरीके से लंबे प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ये मिनटों में तो पॉसिबल नहीं। अभी तो आपको 2 सवालों का जवाब मोस्टली दिया गया है कि लोग बीमार क्या होते हैं और क्या दवाएं समाधान है। तो अभी जो दोनों समस्याएं आपने बताई हैं कि मोटापा है या पेन है, उसके दवाएं समाधान नहीं है, तो हमें बेहतर समाधान की ओर जाना पड़ेगा। सर अगर लीवर क्लीनिंग करते हैं तो कितने दिन में करना चाहिए उन्हें? लीवर क्लिनजिंग करना है तो आप 15 दिन बाद कीजिएगा, लेकिन इसके लिए आप यशपाल गुप्ता जी से या इनसे बात कीजिएगा, चूंकि लीवर क्लिनजिंग की जानकारी तो ये देंगे। अभी तो मैं केवल इस सेशन पर बात कर रहा हूँ कि लोग बीमार क्यों होते हैं और उसके पीछे मेजर कारण क्या है। देखिए मैं सब लोगों को जानकारी दे दूं कि ये केवल 1 घंटे का इंटरेक्टिव सेशन है। इस 1 घंटे में आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी वो दी गई है। अब इसके रेमेडी के लिए आपको एक हमारे जो कैंप वगैरह लगते हैं या जो भी हमारी समाधान है उसके लिए आप बराबर कांटेक्ट में रहिए। हमारे डॉक्टर सीपी आर्या जी हैं, अंकित जी हैं, मैं हूँ। तो हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कार्यक्रम वगैरह उसमें बिल्कुल इलाज ऐसा होता है 3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी डायबिटीज कितनी कम हो गई, कैसे आप जीवन में आप बिना डिसीज के रह सकते हैं। तो बाकी और लोगों का जो सवाल है, एक हुकुम बंसल जी है, हुकुम बंसल जी से सवाल पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी। हाँ हुकुम बंसल जी से पूछिए। हुकुम बंसल जी। इनका हैंड रेज है ना? हाँ जी सर, आपको अनम्यूट किया गया। हुकुम बंसल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर को नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे 8 साल से डायबिटीज है सर, ठीक है। और मेरी आंखों में मोतियाबिंद भी आ गया है शुगर की वजह से।
बिल्कुल आएगा जी, वो तो कंपलसरी है। तो ये दवा मुक्त कैसे किया जाए, जैसे मैं 8 साल से दवा लेता लेता परेशान हो चुका हूँ। अच्छा, इसमें आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और आम तौर पर अभी क्या आप टेबलेट ले रहे हैं कि इंसुलिन ले रहे हैं? ये टैबलेट ले रहा हूँ। तो टेबलेट आपकी जो हार्डली वो 10 से 15 दिन के अंदर छूट जाएगी। और ना केवल छूट जाएगी, बल्कि प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का रूपांतरण भी होना शुरू हो जाएगा। बट इसके लिए आपको हमें 1 या 2 दिन देना पड़ेगा हमारे साथ रहकर। और इतना जरूरी भी है कि 10 साल की बीमारी में अगर हम 1-2 दिन आपका साथ चाहें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और मेन ये है कि सारी जिंदगी के लिए दवाओं से मुक्त होना है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको बताएंगे कि कम हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो ये छूट जाएंगी। पर ये आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है सब। अच्छा अच्छा, क्या करना होगा सर? हुकम सिंह जी, 1 हाँ जी। मिनट में नहीं बताया जा सकता वो समाधान। आपको अभी हम कॉल पर बात कर लेंगे आपस में क्या करना है उसके लिए, ठीक है सर? जी सर। जी एक राजकुमार प्रिंस जी है, उनसे भी बात कर लीजिए। डॉक्टर राज गोपाल सिंह जी, राजकुमार प्रिंस, जरूर जरूर। अनम्यूट कर दीजिए इनको। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब जी, सर, क्या स्वागत है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए क्या लें हम? मैंने बताया है कि आज केवल 2 सवालों की बात थी। क्या टॉक्सिन शरीर के अंदर है, वो बीमारी कैसे करते हैं। टॉक्सिन निकालने के लिए कुछ समय चाहिए, पहले समझना पड़ेगा कौन सी बीमारी है और उसमें किस तरीके से कितना टॉक्सिन है। जी ठीक है ना, तो इसके लिए आपको हमें 1 या 2 दिन या 3 दिन देने पड़ेंगे। ठीक है सर। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि निकलेंगे नहीं। मैंने जब इतनी डिटेल्स में बताया है कि कौन सी बीमारी से रिलेटेड क्या टॉक्सिन है, तो जी उसको जी हर बीमारी के लिए पर्टिकुलर निकालने का एक सिंपल तरीका है। कोई मुश्किल चीजें नहीं है ये। बस केवल जी हमें ये बताई नहीं गई बात इस तरीके से एक्सप्लेन करके। हमें तो केवल एक गोली थमा दी गई कोई भी कहीं भी किसी बीमारी जी की। जी तो अगर हमें समझाया जाता तो शायद हम गोली भी ना खाते। जैसे मैंने बताया कि एक डायबिटीज की गोली लेने के बाद क्या क्या असर होगा, तो अगर जी आदमी को ये समझा दिया जाए तो कभी नहीं खाएगा वो। हाँ, मैं नहीं खा रहा सर गोली। मैं हाँ, मेरे को भी डायबिटीज है, लेकिन मैं कोई गोली नहीं खाता। डॉक्टर साहब आप मुझे एक बार संपर्क कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद। जी जी हाँ, डॉक्टर प्रोग्राम के प्रकाश बाद आर्य। संपर्क। हाँ, एक बार कॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है सर? ठीक है सर। अब ओके। राजकुमार प्रिंस का और अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, हमारे बीच में अभी 3 हैंड रेज हैं। रीना गुप्ता जी मैम हैं, राजकुमार प्रिंस जी हैं, श्याम बाबू शर्मा जी हैं। तीनों से भी बात कर लेते हैं। जी, राजकुमार प्रिंस जी, आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बोलिए। मेरी वाइफ को जो है ना पिछले 20-25 साल से प्रॉब्लम है हड्डियों की, जोड़ों की दर्द की। और वो जो है कभी उंगलियों में दर्द रहता था, कभी घुटनों में। अब नसों का तनाव भी रहता है, घुटनों में दर्द भी रहता है। और वो जो है ना आपकी पहले तो इंग्लिश दवाइयों से लेती रहती थी, लेकिन वो फिर बाद में बंद कर दी थी। फिलहाल वो जो है वो आपका ऑर्थो जो आता है मेडिसिन वो ले रही है डॉक्टर ऑर्थो का कैप्सूल। मेरी कोई मेडिसिन नहीं है, पहली बात तो ये है। नहीं, और आपकी कोई मेडिसिन मैंने आपसे मैंने ये कब कहा सर आपका नहीं, मेडिसिन है? आपकी मैंने आपने कहा ना आपकी वो डॉक्टर मेडिसिन मेडिसिन आती है। मैं तो दवाओं के बिल्कुल विरोध में हूँ। विरोध का मतलब यह है कि लगातार नहीं खानी चाहिए, कभी कभी मन करे तो खा लिया टेस्ट के लिए। नहीं आपकी लेकिन बात ये दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, भोजन के अंदर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और जी जो जी इस दर्द से रिलेटेड जितने भी टॉक्सिन है ये थोड़ा सा बाहर आएंगे। तो ये भी हाँ हाँ आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं जैसे हम भोजन के अंदर बदलाव करते हैं। पर ये थोड़ा सा आपसे में बैठ जी के कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि किस तरह की समस्या और किस लेवल तक पहुंच चुकी है। बाकी ये सब चीजें जी आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है हमारे अनुसार। राजकुमार जी, यशपाल जी से हाँ, यशपाल जी हाँ से जी आप। यशपाल जी। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम अगले हफ्ते एक कैंप आयोजित कर रहे हैं और उसके बारे में आप हमसे डिटेल पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं। केवल 3 दिन के कैंप में आपको समाधान मिल जाएगा कि किस तरह से जोड़ों के दर्द का आप इलाज पा सकते हैं। दवा इलाज बिना मैं दवाओं बता के दूं, ये इलाज नहीं है, समाधान है। इलाज तो हम कर ही रहे समाधान हैं, है। टेबलेट। इलाज हाँ, तो हम समाधान टेबलेट है। खा खा के कर ही रहे हैं। हाँ, समाधान मिल जाएगा।
चलिए, तो इसकी सूचना मुझे विधिवत मिल जाएगी तो मैं जरूर हाँ, आपसे संपर्क आप मेरे से करूंगा। संपर्क में रहिएगा, बात कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, रीना गुप्ता जी हैं डॉक्टर साहब, उनसे आर्या जी, रीना जी जी गुप्ता को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ मैडम, आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू सर। जी मैम। और नमस्ते सर, एक्चुअली मुझे ये जानना था सर कि जब भी हम सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट जो भी लिए तो उसको क्या हम मतलब पाउडर फॉर्म में हो, कैप्सूल तो मान लीजिए लोग ले लेते हैं, बट पाउडर फॉर्म में हो तो क्या उसे या तो पानी या जूस के साथ ही लेना है या मतलब जैसे फूड खाना के साथ उसको ऐड करके भी ले सकते हैं क्या? लेना ही नहीं है, चाहे वो पानी हो, चाहे पाउडर हो या सप्लीमेंट टैबलेट हो, उसकी जरूरत ही नहीं है शरीर को। ये क्या है कि सप्लीमेंट से अगर लोग ठीक होते तो सप्लीमेंट्स और दवाओं में थोड़ा नाम ही का ही तो अंतर है, बाकी थोड़ी अंतर है कुछ। तो अपने को सप्लीमेंट्स की भी जरूरत नहीं है, जो समस्या है वो बड़ी आसानी से यूं ही ठीक हो जाएगी। सप्लीमेंट जो है वो फूड के रिप्लेस करके बनाया हुआ आइटम है, ठीक है ना। तो उससे जी ऊपर जाइएगा ना, सप्लीमेंट के बजाय फूड पर जाइएगा। जो पावरफुल चीज है वो फूड है, सप्लीमेंट तो एक ऑप्शन ढूंढा गया है, वो भी टेम्परेरी ही है। इसीलिए जो लोग सप्लीमेंट खा रहे हैं उन्हें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें सप्लीमेंट से भी ऊपर जाना पड़ेगा। इमरजेंसी इज ए डिफरेंट थिंग, बट सप्लीमेंट्स की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी अगर आपको ये चीज का पता चल गया कि किस तरह की समस्या का समाधान भोजन के द्वारा किस प्रकार है। एक्चुअली सर बोलिए। मेरे फैमिली मेंबर में एक हार्ट के पेशेंट हैं और वो एक मतलब वो इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए हुए थे। तो वहां पर उनको जो खाना दिया गया था उनको दिखाया भी गया था, और वो डॉक्टर गुजरात से हैं जो कि दिल्ली में भी है और उनका कई जगह ब्रांच है। क्या नाम है बोलो। सर एक्चुअली मुझे उतना आइडिया नहीं है। ओके, नहीं कोई बात नहीं, चलिए। तो वो मतलब मेरे घर में जब आए थे तो मुझे उनको जो खाना बना के देना पड़ा था, वो मुझे बोले, मुझे नाम याद नहीं है, बिना तेल का खाना। मतलब बोले मसालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जितना ज्यादा प्रॉब्लम है वो तेल में है। मैंने आपको बताया था कि शुरू में मैंने जो लाइन यूज की थी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अब वो तो किसी आदमी ने जो आपको बताया वो क्या इंफॉर्मेशन है, अगर उससे आपको रिलैक्स हो रहा है तो सो फार सो गुड। अदरवाइज तो प्रॉब्लम अगर है बाई चांस, तो फिर तो या तो हम पहले उनकी स्टडी करें XYZ आदमी की। मेरा कहने का मतलब हमारा काम, हमें जो है अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि किसी की सलाह माननी पड़ेगी। और अगर हमारी एजुकेशन प्रॉपर हो गई, यानी कि हमें समझ आ गई कि समस्या तेल के अंदर है कि खाने के अंदर है कि मसालों के अंदर है, तो वो हमें एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि मैंने कह दिया या XYZ आदमी ने कह दिया। तो उसी एजुकेशन के लिए हम कुछ दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसी एजुकेशन को हम पता करते हैं, ठीक है ना। तो तेल के अंदर भी समस्या नहीं है, अब मैं कह दूं मुझे तो लगती नहीं कोई तेल के अंदर समस्या है, तो अब तो यहाँ तो एकदम कट गए ना, हम एक दूसरे के विरोधी छोर पर खड़े हो गए कि एक आदमी कह रहा है तेल खराब है, एक आदमी कह रहा है कि तेल ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर शरीर के अंदर ताकत होगी, अगर शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़िया होगी, शरीर के अंदर डाइजेशन होगा, तो तेल में भी कहाँ समस्या है मुझे बताइएगा आप। तो समस्या तो डाइजेशन में है ना, डाइजेशन नहीं है शरीर के अंदर। अदरवाइज तो 25 साल की उम्र में तो सबने खूब घी और तेल और समोसे खाए हैं ना। तो असली चीज ये है कि शरीर के अंदर की समस्याओं को दूर करना है हमें। तेल और घी तो बहुत बाद की बात है कि अपनी डाइजेशन हमारी अगर बढ़ जाएगी तो हमें तेल में भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समस्याएं जो की तो रहेंगी तो हमें रोटी भी नुकसान देगी, ध्यान रखना। एक समय ऐसा आता है जब शरीर बीमार होता है तो पानी को भी एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि समस्या को दूर करना है, ना कि इस तरीके से सोचना है कि तेल एक समस्या नहीं है। समस्या है कि शरीर के अंदर डाइजेशन पावर नहीं है, डाइजेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, अपनी पावर्स को बढ़ाना है और फिर चीजें नुकसान नहीं देती। तो हम तो अपने कैंप के अंदर हलवा भी खिलाते हैं, अब बताइए इसमें क्या करेंगे। खीर भी खिलाते हैं और लोगों को पता भी होता है कि ये हमें नुकसान नहीं करेगी। तो वो बात नहीं है। देखिए अगर आपको लगता है उन्होंने जो बताया वो ठीक है तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज एक्चुअली मुझे उनको जो खाना बना के देना पड़ा था तो वो बिना मतलब मैं नहीं तथा पानी हम बनाए थे। वो एक अलग बात है उन्होंने क्या किया है। अब जो आदमी मैंने देखा नहीं और सुना नहीं, मैं कैसे बता दूं किसने क्या बनवाया, मानोगे नहीं मानोगे।
जी तो आपको लगता है तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। वो तो मैं तो अपना ही समाधान बताऊंगा ना जी। जी जी बिल्कुल मैं दूसरे को तो नहीं बता सकता ना समाधान, मैं तो अपना समाधान बताऊंगा कि अब किसी ने जो समाधान बताया वो उसके अनुसार है। तो अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप यू कैन डू दैट। और लगता है कि भाई समाधान और भी अच्छे और पॉसिबल हैं तो हम उन्हें भी ढूंढेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू मैम। नीलम रतन जी बने हुए हमारे साथ में। नीलम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप खुद को अपनी डिवाइस से अनम्यूट कर सकते हैं। नीलम जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरे फादर को ना हार्ट में स्टंट डले हुए हैं, 3 स्टंट्स हैं उनके, तो कैन ही गो फॉर योर ट्रीटमेंट? कितने स्टंट पड़े हुए हैं? 3 स्टंट डले हुए हैं ऑलरेडी। 3, 1 2 हाँ 3। जी, यस यस सर। देखिएगा जो हो गया उसे लौटाया नहीं जा सकता, बस ये जी सुरक्षित किया जा सकता है कि भविष्य में कोई स्टंट ना पड़े या भविष्य में बाईपास की नौबत ना आए। तो आमतौर पर हमें खाने को इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा, फूड मैनेजमेंट इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो, ट्राइग्लिसराइड जमा ना हो, और जी ब्लड सर। के अंदर जो है वो इंसुलिन और शुगर का लेवल कैसे मैनेज करें। तो इस तरह का फूड डिजाइन आपको करना पड़ेगा। तो वो बहुत आसान है। तो एक बार वही बात है कि इन बातों को समझने और समझाने के लिए हमें 2 या 3 दिन का समय चाहिए होता है। ओके तो उसमें कभी आप हमारे कैंप में आइएगा तो सामने रूबरू बैठ के बात होती है और हम लोग ना केवल बताते हैं, दिखाते भी हैं, और आपको पता भी चल जाता है। क्योंकि जैसे जैसे बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है तो वैसे वैसे हमें पता चल जाता है कि हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे ब्लड को ज्यादा ताकत मिल रही है और ज्यादा वो अच्छा होता जा रहा है। He is around 72 years and he is taking lot of medicine. He is based in Chandigarh and और PGI doctors and all that have suggested number of medicines to him. देखिए जिनका जो काम है उनका काम है दवाएं सजेस्ट करना और जी मरीज का काम है खाना। और हम लोग दवाओं के बिल्कुल रेगुलर दवाओं के पक्ष में नहीं है, क्योंकि रेगुलर दवाएं शरीर को हानि बहुत पहुंचाती है, असली बात ये। जी तो जाहिर सी बात है कि जो सिम्टम दवा के हैं वो 72 और 82 और 92 का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। असली बात है मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, इंफॉर्मेशन, या सजेशन और एनवायरमेंट और मेंटल पावर। तो जी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है कि भाई अब इस उम्र में तो दवाएं खानी पड़ेंगी, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप अगर हमारे से जो है वो मैच करेंगे तो हम तो कहते हैं भाई हम 92 के ईयर्स के आदमी को भी जानते हैं जो दवा नहीं खाता। तो इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन अच्छा। एनवायरमेंट है कि भाई जब अब इस उम्र में क्या करें, सब लोग समझा ही रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, अरे कहाँ इधर उधर जाओगे। तो ये तो सब जी चुनाव है, यानी कि गेम तो मेंटल पावर का आएगा। तो मैंने कहा कि ऑल द गेम इज प्रॉपर एजुकेशन। तो अगर प्रॉपर एजुकेशन और समझ आ जाए कि इसका समाधान ये है, ठीक है ना। अब मैंने बताया ना कि चूहे वाली स्टोरी से आप मैच कीजिएगा कि समाधान अगर हम जहां ढूंढ रहे हैं तो वो समाधान तो वही मिलेगा। और जिसे जो पता है, अगर किसी को खुशबू वाले का पता है तो वो खुशबू वाला बताएगा, और किसी को पता है कि भाई चूहा ढूंढ लो या कोई बिच्छू ढूंढ लो या कोई जानवर ढूंढ लो मरा पड़ा है, तो जाहिर सी बात है बदबू तो वहीं से आ रही होगी। तो अपने अपने समाधान है, इसमें हम किसी के समाधान के विरोध में नहीं है। बट लेकिन आप आइएगा, समझिएगा, और जब समझेंगे तो उस कहाँ से हैं आप? दिल्ली से? Yes sir, I am from इंद्रापुरम। हाँ जी, इंदिरापुरम गाजियाबाद। इंद्रापुरम गाजियाबाद, इंद्रापुरम से। हाँ ओके, जी तो आप तो आराम से आ सकते हैं हमारे कैंप में। अदरवाइज हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कि आपको टेलीफोनिक भी बता दें, तो आप डॉक्टर साहब के संपर्क में रहिएगा। श्योर, थैंक यू ओके वेरी मच। ओके मैम, ग्रेट। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बने हुए हैं श्याम बाबू शर्मा जी। श्याम बाबू सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जी वेलकम। और मेरे को जानकारी चाहिए कि डायबिटीज क्यों बढ़ता है और इसका समाधान। ना उनका ना ब्लड थिनर की वो है, तो वो कह रहे हैं भी। सर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अति डायबिटीज क्यों बढ़ता है, इसका समाधान क्या है, और इसकी जानकारी थोड़ा चाहिए सर। डायबिटीज बढ़ता है जब हम शुगर के आइटम ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसी चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये तो सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जो शुगर के आइटम खाते हैं तो उनका शुगर ज्यादा बढ़ता है। बट मेन इसके अलावा और बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि आपकी बॉडी ने
शुगर को प्रॉपर रूप से मैनेज करना बंद कर दिया है। तो ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होती है, जी थोड़ा सा एक लंबा विषय है, तो आपको कुछ जांचों पर जाना पड़ेगा। और ये सब चीजें भी आसान है। अभी क्या टैबलेट खा रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं? सर, टैबलेट खा रहे हैं। कितनी टैबलेट खा रहे हैं? ये कोई ये एक टैबलेट खाते हैं और वो भी आधी टैबलेट खाते हैं सर। ठीक है। ये क्या कि ये सफेद और क्या नाम है क्रीम कलर की एक टैबलेट होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रंग की थोड़ी बात सी नहीं है, वो लंबी। टैबलेट टैबलेट ही है। हाँ और अगर आप टैबलेट खा रहे हैं 5, 10, 20 mg की, तो उस कंडीशन में ये है कि टैबलेट 7 से 10 दिन या 20 दिन के अंदर छूट जाती है। चूंकि आप झारखंड कैंप में आना आपके लिए मुश्किल रहेगा, और वैसे भी अभी समय जरा विपरीत चल रहा है। तो सर तो दिल्ली में कहाँ सर? ये क्या नाम है कि ये झारखंड से हमारे साले साहब हैं, मैं प्रभुनाथ शर्मा दिल्ली से ही हैं। तो यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे 2 साल से शुगर है। तो एक्सरसाइज भी करने के लिए हम लोग इधर उधर भागते हैं, जाते हैं। और क्या नाम है कि सर क्या नाम ये कभी कम हो जाता है, और फिर क्या नाम है कि फिर कभी ये थोड़ा सा काम वाम पे पड़ जाता है, और ये क्या नाम है कि दवा ववा थोड़ा छूट जाता है, तो फिर थोड़ा बढ़ जाता है। यानी कि इसे 190-80 के आसपास रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, दवा और नंबर का मेजरमेंट बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एजुकेशन नहीं है उस चीज की, आपको तो यही नहीं पता ना क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है। हाँ और सर, बात तो यही है। जिस दिन पता चल जाएगा क्यों घट रहा है क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम दवाएं और बीमारी संबंधित जानकारी देना है। बीमारी आई कहां से, तो आप खुद ही कहोगे कि मेरी बीमारी का कारण ये है। यानी कि आप अपने घर के चूहे को खुद ही ढूंढना सीख लोगे ना। अगर खुद ही घुर का चावट ढूंढना शुरू आ गया, तो फिर उसे निकाल के फेंकने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगा सर। उसी की तो हाँ, तलाश है कि कैसे ये क्या नाम हाँ। है कि हमें ये पता लगे कि घरेलू नुस्खों से ये कैसे दूर होगा। कोई नुस्खे की जरूरत ही नहीं है ना। जब ये हम क्या नाम है कि मेथी भी फुला कर खाते हैं सर। कोई जरूरत नहीं है ना, समझदारी और फिर वाली बातें जरूरी थोड़ी है। अब एक बात बताओ, अब आपके दिमाग में स्कीम आई मेथी कि सपोज हाँ करो भाई, अभी तो। मैंने एक एग्जांपल दिया चूहे का। अब उस कंडीशन में वहां पर है खटमल, फिर क्या करोगे? हाँ ये तो बात है सर। ये सब चीजें भी आदमी को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रही हैं कि लोग मेथी खा रहे हैं, कोई जीरे का पानी पी रहा है, कोई अजवाइन का पानी पी रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक बात बता दूं। आप एक शब्द लीजिएगा, बोलिए सर। आप एक शब्द लीजिएगा कि जैसे केला है। हाँ सर। केले में ताकत होती है, फलों के अंदर, मानोगे नहीं मानोगे? हाँ होती है सर। क्या फल नुकसान दे देगा? नहीं देने का। लेकिन फल अगर किसी नुकसान। आदमी को जुकाम हो रहा हो, खांसी हो रहा हो, उससे आप केला खिलाइएगा, उसका कफ बढ़ जाएगा। हाँ असली चीज क्या है कि हमारी जानकारी परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ सर। ठीक है ना? जैसे घी है, घी के अंदर बड़ी ताकत होती है, पर लेकिन आपने सुना होगा घी किसी को पच और किसी को अपच। हाँ अगर सर। किसी को बुखार है तो क्या आप उसे घी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, और नहीं बीमारी बढ़ सर, जाए। नहीं सर। तो ऐसा नहीं है कि मेथी हो गया, इनकी भी जरूरत नहीं है आपको। इसके अलावा आपको इनसे भी ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। ना? बैसाखियां चाहे लोहे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे सोने की हो, बैसाखियां तो बैसाखियां ही रहेंगी ना। यस सर। तो दवा जो है वो बैसाखी है। ठीक है, कभी पैर में चोट लग गई तो ले लो, बट लेकिन परमानेंट तो वो सुंदर नहीं लगेंगी ना। यस सर। तो अल्टीमेटली तो हमें शरीर की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए एक्चुअली क्या है, एजुकेशन गेम हमें समझना पड़ेगा कि इस गेम को, एजुकेशन को कैसे लेना है कि शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम्स आए तो हमें पता चल जाए, और हमें पता चल जाए तो उनका हम तुरंत समाधान कर दें। और ये मैंने दवा के बारे में तो बताया, लोगों ने ऑपरेशन करा लिए, क्या वो ठीक हो गए? नहीं हुए सर। जब नहीं हुए तो हमें उस रास्ते तक जाना ही नहीं है कि पहले हम ऑपरेशन कराएं बाद में ठीक हो। तो मेरे पास तो यंग लोग जो आते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत यंग लोग जुड़े हुए हैं जो कभी बीमार नहीं होंगे, या होंगे तो बहुत माइनर से बीमार होंगे, वो ठीक हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि क्या चीज उन्हें खानी चाहिए और किस अंग को किस चीज से ताकत मिलती है, और वो यस सर। स्वादिष्ट भी है और सुंदर भी है और अच्छी भी है। अब जरूरी थोड़ी है। अब एक बात बताइएगा, जंगल के लोग जो हैं वो पत्तों के गहने पहनते हैं, लकड़ियों के गहने पहनते हैं, क्या वो सुंदर नहीं लगते हैं? वो भी सुंदर लगते हैं। हाँ और सर। अगर देखो, कुदरत ने किसी को खूबसूरती नहीं दी है तो उसे आप हीरे के गहने पढ़ाओ, क्या जरूरी है कि सुंदर लगेंगे? नहीं लगेंगे सर। तो गेम यही है कि हमारे शरीर को
इस तरीके से मैनेज किया जाए कि सुंदर खाना भी मिले और शरीर बीमार भी ना हो, और हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा ही ना हो। जो शुगर टॉक्सिन के रूप में जमा हो निकल जाएगा। तो इसके लिए तो आपको हमें वही 2 या 3 दिन का समय देना पड़ेगा, या अभी हम कोशिश कर रहे हैं जो ज्यादा दूर के लोग हैं उनसे हम टेलीफोनिक संपर्क में रहें, या इस तरह की गूगल मीटिंग के संपर्क में रह के भी हम लोगों को थोड़ा सा अपनी सेवाएं देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी आप इनसे बात कर सकते हैं रेगुलर रूप से। तो सर कैसे आना पड़ेगा, क्या 1-2 दिन के लिए क्या? डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। आप जो है या तो मेरे से यशपाल गुप्ता मुझसे संपर्क कर ले, या डॉक्टर सीपी आर्या जी हैं, वो सब अपने नंबर शेयर कर देंगे आपको, आप उनसे संपर्क कर लें। ठीक है, तो सर नंबर होगा तो शेयर कर लेंगे सर। नंबर जी, आप जी, अभी बता दो यशपाल जी, बोल के बता दो आप नंबर। आप नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 8800। नोट कर रहे हैं क्या आप? हाँ सर, नंबर है आपका, नंबर मेरे पास है, सर को दे देंगे। हाँ बस अच्छा, आप इनसे संपर्क कर लीजिए। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। अब और किसका हैंड रेज है? OnePlus 2 के नाम से हैं, ये डिवाइस से आए हैं, अपना नाम नहीं लिखा है इन्होंने। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने अपना नाम नहीं लिखा है। OnePlus 2 आपको हमने अनम्यूट किया है, अपनी डिवाइस से खुद को आप अनम्यूट कर सकते हो। OnePlus 2 आपने अपनी डिवाइस से ही आपने लॉगिन किया हुआ है। तब तक मैं लेता हूँ विनोद त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, फरीदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद से हैं सर। जी सर, वेलकम है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर संजीव शर्मा जी बताइए। मेरा निवेदन है कि जो वाकई बहुत ही फैंटास्टिक जानकारी, मैं लगातार दूसरा सेशन आपका अटेंड कर रहा हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वाकई जो है बहुत सारी जानकारी दी। एक लंबी उम्र जीने के बाद भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी नई चीज़ें आपसे सुनी और जानी है, समझी है, इम्प्लीमेंट करने का भी कोशिश करूँगा। एक स्टैंडर्ड, जैसा कि अभी कोविड-19 चल रहा है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप न्यूट्रिशियंस हैं, तो एक स्टैंडर्ड डाइट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, कुछ जनरल अगर आप बता सकें हमारे साथियों को और मुझे भी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो बीमार हैं या जो बीमार जो है, क्या मतलब बीमारी तो सब में है, कचरा तो सब में है, तो ज़रूरी है कि वो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना समय हो सके, जितना जल्दी हो सके, जैसे भी हो सके कांटेक्ट करके और वर्कशॉप में ज़रूर जाएं 3 दिन के लिए। जैसा कि यशपाल गुप्ता जी कमाल की चीज़ हैं और वाकई जो है बहुत एहसानमंद रहेंगे हम सभी उनका, और जिसको भी जैसा भी मौका मिलता है वो ज़रूर जाएं। लेकिन वैसे जस्ट एक स्टैंडर्ड डाइट जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या होना चाहिए। जितनी भी ये इम्यूनिटी वाली डिजीज होती है ना, खास करके जिस भी बीमारी के अंदर एकदम शरीर नीचे की ओर कमजोर होता है और बुखार जैसी चीज आती है, इन सब बीमारियों का एकमात्र समाधान है लॉस, मतलब लॉस ऑफ विटामिन से होती है मोस्टली ये, कि बॉडी के अंदर इंस्टेंटली जो है विटामिन की ताकत यानी कि मेंटेनेंस पावर खत्म होती है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो है वो विटामिन सी और विटामिन डी। आपको अखबारों में या टीवी में भी गौर से पढ़ोगे ना, तो आमतौर पर ये इम्यूनिटी लॉस करती हैं। तो इसे बचाने का एकमात्र तरीका है कि आप विटामिन सी और डी की प्रेजेंस को बढ़ा दें बॉडी के अंदर। तो वैसे भी ये एकदम बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं जूसिस। जितने भी जूसिस हैं बढ़िया वाले, जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, इस तरह के जूस आते हैं। तो मैंगो और ऑरेंज, सॉरी मैंगो को इसे, और ये जो अपना अंगूर है इसे थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि ये मीठे फल होते हैं। थोड़ा सा खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। और धूप के अंदर बैठ के सुबह और शाम को अगर मालिश करें ना, तो ये कोरोना जैसी चीज को आप देखेंगे ना, ये कोई एक्चुअली क्या है कि स्टेटमेंट देना थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई तो कारण होगा। तो मेजर कारण यही है कि उनके अंदर शारीरिक शक्ति या कहिएगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इस तरह की है। तो मोस्टली तो आप केवल जूसिस को थोड़ा सा यूज करें तो कभी भी नहीं होगा, और अगर होगा तो यूं ही घूमता फिरता चला जाएगा कि ये शरीर तो मेरे लिए बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि विटामिन सी कंप्लीट है, विटामिन डी कंप्लीट है, और विटामिन बी कंप्लीट हो तो फिर तो और भी ज्यादा ताकत बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बाकी, लेकिन लगता है
तो हम कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर सेमिनार हम बिल्कुल कोरोना या इस तरह की इम्यूनिटी डिजीज पर भी कर लें। तो थोड़ा सा समझाने के लिए कम से कम वही बात है कि हमें आधा पौना घंटा तो चाहिए कि ये बीमारी क्यों होती है। मेन तो समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता क्यों हो रही है बस, और समाधान तो वही बात है कि हम समाधान दूसरा ढूंढ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बिल्कुल कोरोना या इस तरह की समस्याओं पर जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने जो ये चूहे का उदाहरण दिया है ना, इससे बढ़ के और कोई बात हो ही नहीं सकती यकीनन। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर्या, डॉक्टर गुप्ता जी और सभी, अंकित खन्ना जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर एक ऑनलाइन हम सेशन भी रखने जा रहे हैं उसके लिए अलग से, सभी के लिए जो अपना 2 दिन की वर्कशॉप में नहीं आ पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन रहेंगी। सारी प्रिकॉशन किस पर्टिकुलर डिजीज के अकॉर्डिंग आपको रहेंगे, पर्टिकुलर वहां पर क्या फूड लेना है वो भी आपको उसी में बताया जाएगा। उसके लिए हम जल्दी शुरुआत करने जा रहे हैं इसका भी, तो उसको जरूर आप अटेंड करें सर। जी जी बिल्कुल, आप तो बिल्कुल भोजन ही दवा है। कुछ मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब, बहुत समय हो गया है, मोस्टली सवालों के जवाब और सवाल भी लगभग इसी तरह के रहते हैं। टाइम काफी हो चुका है। एक व्यक्ति और रह गए हैं, डॉक्टर व्यक्ति तो यहीं पर रहेंगे और हम भी यहीं पर रहेंगे, लेकिन ठीक है। उत्कर्ष अग्रवाल को भी अग्रवाल जी आपका स्वागत है सर। लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसके बाद प्रोग्राम का समापन करेंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं अग्रवाल सर, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है और डॉक्टर साहब मैं 50 ईयर से मेरी एज और मेरे को तो डायबिटिक की प्रॉब्लम है और मैं पिछले 4 महीने से दवाई खा रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे विटामिन सी एंड डी के रिलेटेड आपने बताया जूसेस के बारे में, तो क्या हम जूसेस ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे और हम कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं? देखिए विटामिन सी आमतौर पर सिट्रिक जूसेस, सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे मौसमी हो गया है या आपका अनानास हो गया है या संतरा हो गया है, ऑरेंज हो गया है। तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स जितने भी हैं, और अगर आपको कफ से रिलेटेड ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, यानी कि सिर से ऊपर की समस्याएं आपको नहीं है, सिर में दर्द नहीं होता है, जुकाम वगैरह नहीं होता है, तो आप नींबू के द्वारा भी इसे ले सकते हैं। तो ये क्या है कि इम्यूनिटी को इस तरीके से डिजाइन कर देता है कि आने वाली समस्याओं को बाहर ही रोक देता है। और तो हमेशा हम फ्रूट्स के सॉरी सर, हाँ बोलिए सर, पहले आप कंप्लीट करें। सॉरी सर। जूस इंस्टेंट है, फ्रूट जो है वो एक प्रोसेस्ड है कि थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अगर बीमार नहीं है तो आप फ्रूट्स लीजिएगा। और फ्रूट्स में सिट्रिक वाले ज्यादा लें आजकल के मौसम के लिए, खासकर जैसे कोरोना जैसी समस्या है तो सिट्रिक फ्रूट। और सुबह उठ के जब सूरज निकल रहा हो और उसमें अगर पूरे शरीर को धूप दे दी जाए। देखिए क्या है कि एक विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा लोगों में हो रही है जी। खैर हमें पढ़ाया भी गलत दिया कि धूप की गर्मी से विटामिन डी पैदा होता है। तो विटामिन डी क्या है कि शरीर बनाता है खुद, लेकिन उसके लिए धूप की अनिवार्यता कंपलसरी है, धूप में ही बनाता है। जी सर। तो सुबह उठ के अगर धूप में बैठकर तलवों की मालिश की जाए किसी तेल से, कोई सा भी तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, तो उससे मालिश की जाए ना रगड़ के, और जब तक वो गर्म हो जाए तो आप देखेंगे कि शरीर के अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा पैदा हो जाती है। ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बहुत सारी समस्याएं यूं ही समाधान हो जाता है। तो ये बीमारी आती भी नहीं है दरअसल पास। असली बात तो ये है कि ये हमारा डर है थोड़ा सा, अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी सिस्टम में रहना सीख लें तो ये बीमारियां कभी आएंगी भी नहीं, क्योंकि तो बीमारी हम डायबिटीज में जूसेस ले सकते हैं। हाँ डायबिटीज जूस ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं। ठीक है सर, जूसेस तो कभी नुकसान नहीं देंगे सर। जी सर, जी सर, जी श्योर। सर मैं गुप्ता साहब से सेशन के बारे में भी जानकारी हासिल करूंगा। बिल्कुल, उसे अटेंड करना जी जी वेलकम उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। और किसी का कोई सवाल रह गया हो तो लास्ट, नहीं तो समापन किया जाए। शायद 1+2 वाले रह गए हैं, दोबारा आ जाएं तो देख लो एक बार। कोई 1+2 वाले देख लेते हैं। 1+2 जो बंदे हैं शायद मेरे ख्याल से वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। चलिए इस कार्यक्रम के समापन कर रहे हैं और इस आशा के साथ कि सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बीमारियां का कारण क्या है, बीमारियों के कारण के बाद निवारण क्या है, और कैसे हम बहुत आसानी से अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हमारे बराबर कांटेक्ट में बने रहिए। और अभी हम जो है एक तो रेजिडेंशियल कर रहे हैं कैंप, इसके अलावा ऑनलाइन क्लिनिक भी शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन
कभी कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं जो दूर दराज से आने वाले व्यक्ति हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई आदमी फिजिकली आएगा ना तो उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन में भी काफी कुछ समझ में आएगा, उसको समझाएंगे, बराबर संपर्क में रहेंगे। 11 दिन का हम कोर्स शुरू करने वाले हैं और 11 दिन के बाद 6 दिन का फॉलोअप करेंगे, 7 दिन का। तो हमारा 11 7 18 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। इसकी डिटेल जो पर्सनली जो भी चाहता है वो हमसे व्यक्तिगत रूप से ले ले। और डॉक्टर CP आर्या जी और मेरा नंबर तो सभी को मालूम ही होगा, और बाकी संपर्क में बने रहिए। अगला सेशन शायद मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि अगला सेशन स्पेशली केवल डायबिटीज पर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डायबिटीज पीड़ित बहुत है और डायबिटीज होने की वजह से कितनी बीमारियां होती हैं उसकी भयंकरता का अनुमान लोग नहीं समझ पा रहे कि कैसे ये होते हैं। और डायबिटीज के द्वारा जोड़ों के दर्द भी और फलाना ढिकाना बहुत सी बीमारियां हैं जो डायबिटीज की वजह से होती हैं। तो नेक्स्ट मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर संजीव शर्मा जी से, प्लीज आप जो है डायबिटीज से लोग कैसे डायबिटीज मुक्त जीवन कैसे जिए इसके बारे में आप अगले सेशन में प्रकाश डालें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजीव शर्मा जी। थैंक यू गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच बने हैं हमारे मिशन स्वस्थ भारत के प्रेसिडेंट। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उनका सॉरी आई एम सॉरी, तो देख नहीं पाया। मैं सर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। मिशन स्वस्थ भारत के प्रेसिडेंट है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत सर, वेलकम। और आप होस्ट हैं राइट नाउ, माइक अनम्यूट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हैं संजीव शर्मा जी, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार जी, सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर CP आर्या जी को, डॉक्टर संजीव जी को, और हमारे सबसे युवा और ऊर्जावान महासचिव यशपाल गुप्ता जी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं दरअसल भाई साहब गाड़ी में था और मेरी बैटरी बहुत लो थी, तो इस वजह से मैं बीच में बोल नहीं रहा था, पर मैंने कहा बड़ा अच्छा आप लोग कर रहे हैं, मेरी बड़ी शुभकामनाएं। और ये बड़ा अच्छा लोकहित की आपने मुहिम कोरोना काल में चला रखी है। डॉक्टर साहब भी इसमें समय दे रहे हैं जनहित के कार्य में, और अच्छा है, इसको जितने बड़े स्तर पे हम कर सके, जो भी यथासंभव सहयोग हम सब मिलके मानव सेवा के प्रति कर सकें। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं भाई साहब, बहुत मंगल कामनाएं हैं। और जल्दी मेरा भी एक सेशन में रूम बुक कर लेना। तो जी 5 लोगों के रूम बुक हो चुके हैं, हमें केवल 30 लोगों की सीट चाहिए बस। हमारे पास 5 लोगों के आ चुके हैं, 6ठा आपका है। बस थैंक यू सर। ओके जी, नमस्कार। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत आभार करते हैं। और कल का प्रोग्राम भी हमारा ठीक 5 बजे रहने वाला है। तो आज भी जो लोग आए उनका बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर साहब का दिल से हम आभार प्रकट करते हैं कि वो अपने महत्वपूर्ण समय निकाल करके हम सब लोगों के लिए और स्पेशल जो मीटिंग में वो समय दे पा रहे हैं। हम आपके सदा आभारी रहेंगे सर। मिशन स्वस्थ भारत की तरफ से आपको और आपकी दीर्घायु जीवन की भी कामना करते हैं। और यशपाल जी का भी बहुत बहुत आभार है कि वो, जैसा भी हमारे प्रशांत त्यागी जी कह रहे थे कि वो 68 वर्ष की उम्र में भी नवयुवा हैं। तो ईश्वर आपके इस नवयौवन को ऐसे ही बरकरार रखे ताकि आप लोगों के जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली की वजह बन पाए। ऐसी शुभकामना आपके लिए भी संप्रेषित करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सभी का, धन्यवाद।